नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सेतुवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 15 अगस्त है, कल तो हम मनाएंगे ही, लेकिन आज भी पूरा का पूरा रंग आज़ादी का बाजारों पर भी चढ़ेगा। और आपको हम आज वैसे शेयर भी बताएंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन बाजार के लिए आज माहौल की बात करें तो माहौल है ठीक। कल हमने 200 पॉइंट का कट देखा है निफ्टी में, 24,150 के नीचे भी जाके क्लोजिंग दी है। लेकिन अमेरिका से संकेत बेहतर हो रहे हैं। वहां पर पीपीआई के जो आंकड़े आए हैं, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स की, वो अनुमान से कम आए। और उसके बाद हमने देखा कि डाउ में जोश बढ़ा है। तो क्या वो जोश जो है ट्रांसलेट होगा भारतीय बाजारों में भी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सपोर्ट है, क्या 24,100 के आसपास आपको बाइंग करनी चाहिए, ये भी समझेंगे। लेकिन चार बड़े ट्रिगर आपके स्क्रीन पर, इससे कर लेते हैं शुरुआत। तो डाउ 408 अंक चढ़ा है। नेस्डेक की बात करें तो करीब 2.5% की तेजी। और अगर हम S&P 500 को देखेंगे तो वहां पर जो तेजी है वो है करीब करीब 0.25% के आसपास की। तो ग्लोबल मूड माहौल ठीक है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, वहां से भी संकेत थोड़े से ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। 24,220 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी। नतीजों की बात करें तो हीरो मोटो के नतीजे थोड़े से कमजोर आए हैं। इसके अलावा मुथूट, NBCC, SJVN, ये नतीजे अच्छे रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो इनके नतीजे रहे अनुमान के मुताबिक। आज जो नतीजे आएंगे, ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे आएंगे। ओला इलेक्ट्रिक, हाल में ही लिस्टेड हुई है ये कंपनी, ओला के नंबर पर नजर रहेगी। और मजगांव डॉक, ये नंबर्स रहेंगे ये फोकस में। लेकिन आपको बता दें कि निफ्टी के जो 50 नतीजे होते हैं, 50 के 50 नतीजे आ चुके हैं। और इसके अलावा आज से इंडस टावर्स का बायबैक भी खुल रहा है। 2640 करोड़ रुपए मैक्सिमम ये कंपनी खर्च करेगी बायबैक के ऊपर। और बायबैक का जो प्राइस होगा वो होगा 465 रुपए। तो इस पर आज नजर रहेगी। 5.5 करोड़ कंपनी शेयर वापस खरीदने जा रही है। ये चार बड़े संकेत आज आपके लिए। तो चलिए, आज तो ट्रिगर्स पर नज़र है ही, पर जिस तरीके से हम थोड़े मूड और माहौल को बदलता हुआ देख रहे हैं, ऐसे में आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल ट्रिगर्स जो हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। और अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। कल हम उसे पूरे और जोश के साथ जो है सेलिब्रेट करेंगे और आज मार्केट्स में वो सेलिब्रेशन भी जारी है। पर भारतीय बाजारों जो हैं वो किस तरीके से ग्लोबल संकेत ले रहे हैं, क्या कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं अभिषेक, इसके बारे में विस्तार से बताइए। एक ट्रिगर से सृष्टि शुरुआत करूंगा। गुड मॉर्निंग। वो ये है कि देखिए, 2 अगस्त को जो जहां पर बाजार बंद हुए थे, 5 अगस्त को हमने देखा था कि वहां पूरे ग्लोबल बाजारों में एक कोहराम का माहौल था। 2 अगस्त के ऊपर आ गए बाजार, तो ये एक राहत की खबर जरूर है। कल हमने देखा कि यूएस में पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आए थे। अनुमान था 0.2% का बढ़ने का, आया 0.1% बढ़ के। तो अनुमान से कम रहे हैं महंगाई के आंकड़े। और इसके चलते कल जोश आया है। डाउ में 400 अंकों का उछाल हमने देखा है। और नेस्डेक, S&P में भी 0.2% से लेकर 2.5% के आसपास की तेजी रही है। आज हमारी फिर से नजर होगी CPI महंगाई दर के आंकड़ों को लेकर। और अनुमान यह है कि करीब करीब 0.2% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी CPI महंगाई दर के आंकड़ों में। लेकिन एक शेयर जो स्टैंड आउट किया है, आप देखिए, वो है स्टारबक्स का। स्टारबक्स में नए CEO आ रहे हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन CEO थे, हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल से भी छोटा रहा। कंपनी की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी पिछले 3-4 क्वार्टर से। गाइडेंस घटाना पड़ा था, सेल्स में डिप आया था। तो इस तमाम चीजें प्रेशर बना रही थी और उसके बाद उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। एक्टिविस्ट जो इन्वेस्टर्स थे वो प्रेशर बना रहे थे। और ये एक सरप्राइज कहेंगे कि फैसला हुआ स्टारबक्स को लेकर। और इस ऐलान के बाद 24.5% का उछाल हमने स्टारबक्स के शेयर में देखा है। बाकी अगर हम आंकड़ों की बात करें, अगर हम एशिया बाजारों की बात करें तो एशिया में आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी है 24,200 के आसपास, 50 अंक ऊपर है, ज्यादा ऊपर, अब तो 35 अंकों के आसपास की तेजी रही है। लेकिन जापान के बाजार है 0.5% ऊपर, कल बड़ी तेजी हमने देखी थी। और चाइना और हांगकांग के बाजार में हल्की सी कमजोरी है। तो अपने लिए संकेत ठीक ठाक है, मतलब यूएस ऊपर है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत हैं। निकेई ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन क्रूड में बढ़त जो है वो कायम है। मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है वो कच्चे तेल को हवा दे रही है।
हालांकि कल की बड़ी तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि उतनी बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेंट क्रूड जो है $81 के ऊपर कारोबार कर रहा है। गोल्ड की बात करें, छोटे से दायरे में है, कॉमेक्स प्रभाव है, $2510 के आसपास गोल्ड कारोबार कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्लोबल बाज़ारों से जो संकेत है वो अच्छे ही आते हुए दिख रहे हैं। और ये पूरा हफ्ता जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैक्रो डेटा के लिहाज से, क्योंकि देखिए अब जो ट्रिगर्स बन रहे हैं, भारतीय बाज़ार कल जो है शायद आखिरी दिन होगा जहाँ पे चुनिंदा कंपनीज जो है अपने नंबर्स घोषित करेंगी। आज ही जो है ढेर सारी कंपनीज कैश मार्केट से फोकस में रहेंगी, तो नतीजे हो चुके हैं ख़त्म। हम आज दिन के दौरान आपके सामने ये भी लेकर आएंगे कि कहाँ पे जो है हमने ये देखा कि नतीजे जो हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म किए, या फिर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे निराशा हाथ ज़रूर लगी। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबल ट्रिगर्स इस बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जिस तरीके से मैक्रो डेटा डेवलप होंगे, आज CPI के आंकड़े आएंगे, उस पर पैनी नज़र रहेगी कि किस तरीके से जो है आप अपना ट्रेड सेटअप बैठाएं, क्योंकि ये ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि कल भारतीय बाज़ारों के लिए छुट्टी है। तो आज जो ओवरनाइट ग्लोबल डेटा आएंगे उस पे ग्लोबल बाजार जी हाँ ज़रूर रिएक्ट करेंगे, और हमारे लिए रिएक्शन का दिन होगा फ्राइडे। तो आज आपकी क्या होगी रणनीति, इस पे विस्तार से आपको ज़रूर बताएंगे। पर इस बीच FIS DIS की पोजीशनिंग भी समझेंगे। आपको कैश मार्केट में बता दें कि FIS की बिकवाली रुकने का फिर से नाम नहीं ले रही है। 2000 करोड़ से ज़्यादा जो है FIS ने कैश मार्केट में बिकवाली की है, पर DIS का सपोर्ट भरपूर है। आप देखिए पिछले पूरे 5 दिनों में जहाँ पे उथल पुथल हम ज़रूर देख रहे थे, DIS की तरफ से अभी भी सपोर्ट है। 1200 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने कल खरीदारी की है। इस बीच ढेर सारी ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, और आने वाले टाइम में भी कुछ एक बड़ी ब्लॉक डील्स की उम्मीद लगाई जा रही है, तो इस पे चर्चा करेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ें, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या होगी आपकी आज के लिए रणनीति, कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, आइए उसे विस्तार से समझ लेते हैं। और डिम्पी के पास चलते हैं, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे FIS DIS की पोजीशनिंग ही समझना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव हुआ है ओवरनाइट उनकी पोजीशनिंग में, पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है, और अन्य ट्रिगर्स क्या है? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए आप मार्केट के अंदर लेवल्स के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हाँ, कल थोड़ा पोजीशनिंग ऐसे हुई मार्केट की कि फॉल जो था वो 70 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हुआ है हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। ये मैं बता भी देता हूँ कैसे कैसे कैलकुलेशंस हुई और कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। पहले मैं आपके जरा FIS वाले क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ। FIS की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 50% से कम हो गई है। ये करीब मेरे से आप पूछेंगे तो करीब 1.5 महीने के बाद फिर से 50% के कम हुई है। इस 1.5 महीने के अंदर इलेक्शंस हुए, बजट आया, और 1.5 से 2 महीने के बाद इलेक्शंस हुए, बजट आया, सब कुछ हुआ। आपको मैं सिर्फ एक नंबर बता देता हूँ। हम 4 तारीख को जब नंबर्स आने थे 4 जून को, तो 3 तारीख को हमारे पास लॉन्ग होल्डिंग थी 13% FIS की। उसके बाद से हमने ये लॉन्ग होल्डिंग्स को लगातार बढ़ाया और ये 84% तक गई, जो एक टिपिकली दायरा होता है कि 15 से 25 तक के बीच में लॉन्ग चलता है। उसके बाद से धीरे धीरे करके ये कम हुआ है पिछले 15 दिनों में, इससे पहले कम नहीं हुआ था। तो 1.5 महीना आपने बैक टू बैक नए ऑल टाइम हाई, नए ये नया वो, मार्केट के अंदर ये वो सब कुछ देखा। उसमें ग्लोबल मार्केट्स भी आपकी हेल्प कर रहा था। जो फैक्टर आप बोलो, आप अच्छा है बुरा है, बाजार को एक ही काम करना है, वो है चलना। और वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई वैल्यूएशन नहीं थी, कुछ नहीं था, मार्केट से चले जा रहा था। पिछले 15 दिनों में मार्केट के अंदर जैसे जैसे FIS की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, ये जस्टिफिकेशन अब आप नहीं कर पा रहे कि कोई भी डिप बॉट हो रहा है। ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, या आप फील भी कर रहे होगे कि कोई भी डिप अब बॉट नहीं हो रहा है। कल का एग्जाम्पल, परसों का एग्जाम्पल, उससे 10 दिन पहले का एग्जाम्पल, ये क्लियर बता रहा है कि कोई भी डिप बॉट नहीं हो रहा है, तो अच्छे से बॉट नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, मैंने पिछले कई दिनों से आपके सामने बात रखी है कि आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा कम करके रखना, 30-40% प्रॉफिट को बुक करके रखना। अब इंडेक्स से पैसा बनाना उतना आसान नहीं रहा। मैं DIS की होल्डिंग बता देता हूँ, जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे कि DIS के ने काफ़ी हद तक आपको संभाल रखा है। संभाल तो रखा है लेकिन बढ़ा नहीं रखा।
तो 31 से 32% की लॉन्ग होल्डिंग्स लेके बैठे हैं। ये पिछला एक महीना हो गया मेरे को चेक करे हुए, करीब करीब 32 से 33% की लॉन्ग होल्डिंग्स उनकी है। अगर एफआईज माल बेच रहा है तो इंस्टीट्यूशनल डीआईज को माल खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं आ रहे अभी? अब ये सारा मामला सिर्फ रिटेल और एफआईज तक रह गया। एक और जानकारी दे दूँ, रिटेल के पास 55% लॉन्ग हो चुका है, यानी कि मेजॉरिटी लॉन्ग अब रिटेल के हाथ में है, उसके बाद एफआईज के हाथ में और सबसे कम डीआईज के हाथ में है। और डीआईज के पास जो 25-23 हज़ार करोड़ रुपए हर महीने आ रहा है वो थोड़ा डिप्लॉय नहीं हो रहा है, ये आपको साफ दिख रहा होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मेरे को आपको नोटिस कराना है कि इसलिए मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच रखें। एग्रेशन दिखाना नहीं है, आराम से शांति से बैठना है। ये 32 पॉइंट की बढ़त और कल 70 पॉइंट की गिरावट कोई मतलब ऐसा सच नहीं रखती। आप सिर्फ एक रेंज में बंधे हुए हैं, वो रेंज है 24,000 से 24,400 वाली, उसके बीच में आप मोटा मोटी फंसे हुए हैं। ठीक है, ये फाइल से संकेत हो गए। कल डिम्पी जिसकी आप जिक्र भी कर रहे थे कि 24,200 को होल्ड नहीं किया बाजार, उसके नीचे गया। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये कि अब अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, निफ्टी के 50 से 50 नंबर आ जाओ, एक दो दिन में छोटे मोटे जो नतीजा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक तो ट्रिगर से यहाँ से एग्जॉस्ट हो गए। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो भारत का जो वैल्यूएशन है वो थोड़े प्रीमियम पर है। तो यहाँ से बाजारों की चाल किस तरह की होगी? आज हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, थोड़े से बढ़त के संकेत तो दे रहा है, करीब करीब 30-35 अंक ऊपर है, 24,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। आज की चाल क्या होगी बाजारों की? देखिए, आज एक तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। एक्चुअली मेरे से अगर पूछा जाए तो फ्राइडे वाले सेशंस को मैं थोड़ा छुट्टी के बीच का सैंडविच सेशन बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट दिखता नहीं है। फ्राइडे वाले सेशन में थोड़ा वॉल्यूम वगैरह भी कम रहेगा। आज का सेशन टिपिकली देखा जाए तो हफ्ते का एक लास्ट सेशन हो सकता है। दो पॉइंट इसके अंदर नोटिस करने वाले, क्या आपने रेंज का ब्रेकआउट कर दिया? नहीं। तो फिर क्या आप ब्रेकआउट करने की तैयारी करोगे या फिर वेट करोगे? हम वेट करेंगे। क्या आपने रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया? नहीं। तो क्या रेंज के ब्रेकडाउन की तैयारी करोगे या वेट करोगे? बोले वेट करेंगे। तो जब दोनों में ही वेट करना है, मंदी वाला भी वेट कर रहा है और तेज़ी वाला भी वेट कर रहा है, तो हम सबको भी वही वेट करना है। अब हम किसी भी खेमे के क्यों ना हो, हमें सिर्फ वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है ये मैं आपको और बताता हूँ। आपको कंसोलिडेशन के पूरा होने का वेट करना है, आपको लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आने का वेट करना है, आपको थोड़ा इंस्टीट्यूशनल बाइंग वापस आने का वेट करना है। अब उसके ऊपर टैगिंग चाहे एफआईज की लगी हुआ है चाहे डीआईज की लगी हुआ है, ये मैटर नहीं करता, बट बड़ा पैसा मार्केट के अंदर आना चाहिए। रिटेल की लॉन्ग होल्डिंग्स बढ़ेगी तो बाजार को थोड़ा तकलीफ होगा, बाजार ऊपर जाने में थोड़ी हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। देखिए, अब कई लोग कल लिख भी सकते हैं, मेरे को यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं कि देखिए आप तो रिटेल के लिए एंटी बोलते हो। बॉस, मैं रिटेल के लिए एंटी नहीं बोलता, मैं रिटेल का सबसे बड़ा पैरोकार हूँ जो सीधा सीधा ब्लंटली होकर बोलता हूँ। अपने को लल्लो पच्चो करने नहीं आती, नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए तो मार्केट मर जाएगा, ऐसा नहीं है बॉस। बॉस साफ साफ है, आप रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल है, उनके पास बड़ा पैसा है, वो बड़ा चीज़ें कर सकते हैं, वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकते हैं, हम सब नहीं कर सकते। हम सब सिर्फ पानी के बहाव में, जहाँ पानी बह रहा है उसी में अपने को चलने की आदत डालनी चाहिए। नहीं डालेंगे तो कट जाएंगे बाजार से, सिंपल सरल सी बात है। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट्स को ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में कुछ चीज़ें सुलग रही हैं, वो कब बड़ी हो जाए पता नहीं चलेगा। इसमें ईरान वाला मैटर भी है, उसके अंदर कई सारे और मैटर भी हैं, ठीक है। कुछ बांग्लादेश का मैटर भी हो सकता है, अपने देश के साथ ही सटा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट से रखी हुई हैं। आपको करना क्या, आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी है। आपके पास पोजीशंस है, हमने कल आपको दो स्टॉप लॉस दिए थे। नियर बाय का स्टॉप लॉस 24,200 का दिया था, दूसरा स्टॉप लॉस 24,000 का दिया है। 24,000 का स्टॉप लॉस लगाए रखो। कल भी रिग्रेसली बना किया था कि एवरेज वगैरह मत करना, नया माल मत लेना। एवरेज करना नहीं है, नया माल लेना नहीं है, चुप कर जो ले रखा है उसको बैठना है, वेट करना है। किस चीज़ की वेट करनी है? 24,450 की वेट करनी है, पार होगा, कवरिंग आपके पास अपने आप आएगी, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाजार खुद मेहनत करके आपको रिटर्न दे देगा। जिनके पास शॉर्ट कर रखा है 30% प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ 30% अपने प्रॉफिट्स को बुक करके रखो। 70% पोजीशंस के साथ अभी भी आप भी कैरी रहो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको 450, 24,450 पार होते ही आपको भी अपने शॉर्ट्स काटने पड़ेंगे, क्योंकि तब कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर। और फिलहाल कल तो शॉर्टिंग हुई है, ये शॉर्ट्स कवर में कब में बदल जाए पता नहीं चलता, इसलिए आप थोड़ा कम वॉल्यूम रखो और अपनी छुट्टी को एंजॉय करो, बजाय कि बाजार को देखने के, घूरने के या देखने के कि अरे वही चल क्यों नहीं रहा, अरे चल क्यों नहीं, अरे जब वो चलना होगा ना वो अपने आप ही चल जाएगा, आपके और मेरे कहने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये निफ्टी को लेकर व्यू हो गया। निफ्टी बैंक को लेकर डिम्पी क्या करें, क्योंकि कल हमने
वहां भी देखा कि वहां से कोई खास सपोर्ट निकल के आया नहीं। 750 अंक टूट गया निफ्टी बैंक। और एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज है ना, मतलब हम बार बार चर्चा करते हैं कि अच्छा ये वेटेज वाला गेम थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए। 750 अंक नीचे, लेकिन क्रूशल ये रहा कि 50,000 नीचे की क्लोजिंग। देखिए एचडीएफसी बैंक की आपने बात तो की, लेकिन एचडीएफसी बैंक की बात करते समय ये आप देख लीजिएगा कि वो अभी भी 1600 नहीं टूटा। 1600 के लेवल अभी भी एचडीएफसी बैंक ने बचा रखे हैं। आपने इसके अंदर रीबैलेंसिंग कर दी, आपने ग्लोबल मार्केट्स वाले सारे लेवल लेके आए, अभी भी 1600 नहीं टूटा। कल भी उसकी क्लोजिंग 1603 की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, 1590 से लेके 1600 वाली रेंज है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता एचडीएफसी आपको डैमेज नहीं करेगा। आपको भले फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, वो एक अलग बात है, बट आपको डैमेज नहीं करेगा। और एचडीएफसी से ही आप उम्मीद बांध के रखो कि अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी को ऊपर लाएगा। बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आने के लिए फेडरल बैंक की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी को ऊपर लाने के लिए आईडीएफसी नहीं चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आएगा। बैंक निफ्टी ऊपर आएगा एचडीएफसी बैंक से, एसबीआई से आएगा, कोटक से आएगा, एक्सिस से आएगा और आईसीआईसीआई से आएगा। और इनमें से एक से नहीं आएगा, इन सब के कंबाइन एफर्ट से ऊपर निकल के आएगा। आपको पता है ना, 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, जबकि निफ्टी ने अपना पहला सपोर्ट तोड़ा। बैंक निफ्टी ने अपना क्रूशल सपोर्ट तोड़ा 50,000 वाला। तो बैंक निफ्टी एक तो बढ़ने में दिक्कत करता है और टूटने में फॉल से गिरता है। कल परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करना चाहो ना, तो निफ्टी का डबल था बैंक निफ्टी टूटने में, 700 पॉइंट्स भी छोड़ दो, मैं परसेंटेज बताता हूँ। 1.48% था बैंक निफ्टी का और करीब करीब 0.85% था निफ्टी का परसेंटेज में फॉल। और दूसरा, कल जैसे मैंने आपको कहा, कल भले ही एचडीएफसी टूट रहा था, लेकिन एचडीएफसी ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट को नहीं तोड़ा। इसलिए बाजी सभी के हाथ में है। ऐसा नहीं कि एक तरफा हो गया मार्केट, ऐसा नहीं है। और ये पुल बैक दिखाने पे आएगा तो बहुत स्पीड से दिखा सकता है। एक मैं चीज़ बैंक निफ्टी के फेवर में बोल देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम लोगों ने नोटिस किया होगा उसको। वो है पुट कॉल रेशो। मैं आपको बताऊं, इसकी जो पुट कॉल रेशो है 0.60 हो चुकी है। 0.50 पे ओवरसोल्ड हो जाता है। तो मैं सॉर्ट ऑफ बैंक निफ्टी को थोड़ा ओवरसोल्ड वाली कैटेगरी में मानता हूं। मेरा ऐसा फिर से मानना है कि बैंक निफ्टी जब भी आपको 50,000 के नीचे मिले, छोटा छोटा एक स्टॉप लॉस लगा के एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका जैकपॉट में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप मेरे से पूछे मैं आज क्या करूंगा, तो आज मैं खुलते ही एक बार के लिए बैंक निफ्टी को ले लूंगा। मैं 10 में से 2 लॉट लूंगा। मैं स्टॉप लॉस क्या डालूंगा वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं स्टॉप लॉस डालूंगा 49800 का, मैं स्टॉप लॉस डालूंगा 49500 का। तो 49,500, 49,800 के मैं स्टॉप लॉस डालूंगा। 2 लॉट लूंगा और इस 2 लॉट को काटूंगा कहां पर, 50,200 पे काटूंगा। तो मेरे पास आने के लिए 400 पॉइंट हो गए और जाने के लिए सिर्फ या तो 100 पॉइंट जाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 पॉइंट जाएंगे। तो मैंने अपनी एक रेशियो फिक्स किया और सिर्फ एक्सपेरिमेंट में 2 लॉट का कर रहा हूं। और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि 50,200 के ऊपर भी बैंक निफ्टी जा सकता है तो मैं काटूंगा ही नहीं, फिर मैं 50,800 तक की वेट करूंगा। तब मेरा प्रॉफिट होगा 1000 पॉइंट का और मेरा सिर्फ लॉस होगा 200 पॉइंट का। तो मेरी ये 1:5 की रेशियो मैंने खुद से डिफाइन की है और मेरे को बैंक निफ्टी मौका दे रहा है, तो मैं इस मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। लेकिन आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखना। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर अपना ही बता दिया कि मैं 10 में से 2 लॉट लूंगा। रही बात शॉर्ट करने वालों की, 30-40% लोगों को शॉर्ट ज़रूर बुक करके रहना चाहिए और शांति से आराम से बैठ जाना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं आपको, आप थेमेटिक काम करोगे मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा बनाओगे। आप इंडेक्स से नूरा कुश्ती करते रहोगे, हम कुश्ती करके इंडेक्स से जीत जाए, नहीं जीत पाओगे। आप पिछले 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का लेवल चेक कर लो। 24,000 से 24,000 आपसे नहीं टूट रहा, 50,000 से और 50,800 तक की रेंज नहीं टूट रही है। ठीक है, एक सवाल डिम्पी एचडीएफसी बैंक को भी लेकर होगा, क्योंकि आपने निश्चित तौर पर उसको चेक किया ही होगा। 1601 रुपए के आसपास आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हो 1605 रुपए। जो लॉन्ग टर्म वाला है उनको तो लग रहा होगा कि नहीं ठीक है 70-75 रुपए में सस्ता मिल रहा है, लेकिन क्या आपने सपोर्ट्स चेक किए? क्या यहां से अब एक राहत देके फिर से चलने की कोशिश करेगा शेयर? हो सकता है। देखिए, जब बुरी चीज़ों में कोई चीज़ नहीं टूट रही तो फिर अच्छी चीज़ों में कैसे टूटेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, कल ये मार्केट ने क्या डिस्काउंट कर दिया कि पूरी तरह से कि भाई इसके 2 ट्रांचेस में इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, फंड इन्फ्यूजन होगा, क्योंकि रीबैलेंसिंग हुई है एमएससीआई की, उसके अंदर इसके अंदर पैसा आना था। वो पैसा एक ट्रांच में आता तो बहुत अच्छा होता, 2 ट्रांच में आएगा। इसकी गलती क्या भाई, 2 ट्रांच में तो पैसा है, मार्केट को इमीडिएट है, इमीडिएट चाहिए उसको, इमीडिएट उसको मिला नहीं तो उसने उसको पनिशमेंट कर दिया, 3-3.5% नीचे बंद कर दिया। क्या 3.5% बंद होने से क्या एचडीएफसी की वैल्यूएशन बेहतर नहीं हुई होगी? 100% बेहतर हुई है।
है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये देखिए, दो हिस्सों में आपको स्विंग ट्रेड करना है कि आप इन्वेस्टर। पहले खुद तो पहचानो कि हम ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, कि हम स्विंग ट्रेडर हैं। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं 1600 को प्लस करूँगा और मैं थोड़ा सा अमाउंट जरूर इसके अंदर डाल के रखूँगा। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं 10 रुपये का एक स्टॉप लॉस डालूंगा 15.90 का, और मैं कम से कम 40 रुपये के लिए आऊँगा, मैं स्विंग ट्रेडर हो गया। अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं मौका देख के इसके अंदर 10-10, 20-20 रुपये की जॉबिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पहले से ही डिफाइन है कि 1590 टूटेगा नहीं, 1500, 1650, 60 के ऊपर आके इसको दिक्कत होती है। तो मैं बीच बीच में जॉबिंग करता रहूँगा, 10-10, 15-15 रुपये कमाता रहूँगा। बट आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप कौन हो, आप ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, कि आप इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर हो कोई दिक्कत नहीं, स्विंग ट्रेडर हो 40-50 रुपये हैं, और अगर आप ट्रेडर हो तो जॉबिंग करो 5-5, 10-10 रुपये की। और मैं बोलूँ ये जॉबिंग का शेयर नहीं है, वैसे आप किसी और शेयर में करना तो ठीक है, लेकिन इस स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है। तो मोटा मोटी जितनी मैं कैलकुलेशन एक लिमिटेड समय में बता सकता था उतना मैंने आपके सामने रख दिया। 8:21 हो चुके हैं। आज हमने 1 मिनट इस शेड्यूल से थोड़ा ज़्यादा ले लिया। राहुल घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ी हैं। सोनी और राहुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये डबल थैंक यू मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता है कि एक्सटेंडेड छुट्टी थी, बहुत सारे लोग चले भी गए हैं छुट्टी पर, बट फिर भी आपने समय निकाला हमारे लिए। जस्ट छुट्टी से पहले आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी इंटेलिजेंस और अपनी गाइडेंस हमको दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सोनी आपसे शुरू कर रहे हैं। जितना भी हमने एनालिसिस किया, जो पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे, अगर कहीं भी हम गलत हैं तो उसको हमको करेक्ट भी कीजिएगा, ये आपके राइट भी हैं बीइंग एज एन अ गेस्ट। और दूसरा, अगर कुछ और जोड़ना है तो आप वो भी बताइएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, फिर शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, सृष्टि जी, अभिषेक जी, पैनलिस्ट एंड सारे दर्शकों को। आई थिंक डिम्पी जी आपने काफी अच्छे से कवर किया है एंड काफी एक्सटेंट तक मैं भी सहमत हूं कि अभी ये मार्केट बाई ऑन डिप्स की मार्केट रह नहीं रही है और हम इंस्टेड देख रहे हैं कि एक सेल ऑन राइज बनते जा रहा है। लास्ट वीक में हम देखे थे जितना भी फॉल आया था उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेड हल्की सी शॉर्ट कवरिंग थी जो कि टुवर्ड्स 24,450, 500 के रेंज को एक बार टेस्ट करना था, वो हो चुका है। वहां से हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस पकड़ते हुए सेलिंग प्रेशर फॉर्म हो रहा है। अभी के लिए निफ्टी का एक ब्रॉड रेंज बना हुआ है, 24,000 सपोर्ट क्रूशियल है, क्लोजिंग बेसिस पे 24,000 को डिफेंड कर रहा है और ऊपर में 24,400, 24,500 इसी रेंज पे एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। अभी के लिए ये रेंज बना हुआ है। सो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बट रेजिस्टेंस मुझे इंट्राडे के लिए 24,300 लग रहा है, तो एक सेल ऑन राइज का व्यू यहाँ पे बन रहा है। इनफैक्ट अगर टुवर्ड्स 24,250, 24,300 के रेंज में निफ्टी नजर आ रही है तो वहां पे एक सेल का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, वहां से आप सेल कर सकते हैं। अगेन टुवर्ड्स 24,100, 24,050 ये एक टारगेट बन सकता है इंट्राडे बेसिस के लिए। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 24,000 ब्रीच होता है तो वहां से कॉशन लेना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे अगर वो होता है तो आपको 23,500, 23,400 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, बट वो पोजिशनल रहेगा। सो काफी कॉशियसली इसको ट्रेंड करना चाहिए और हमको देखना है कि 24,000 क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड होता है कि नहीं, स्पेशली वीकली क्लोजिंग यानी कि आज और फ्राइडे, ये 2 दिन की क्लोजिंग काफी क्रूशियल रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 50,000 क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट था, कल उसने वो ब्रेक कर दिया है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 50,000 के नीचे आ गई है। अभी डिफिकल्ट रहेगा बैंक निफ्टी को 50,200 के ऊपर दोबारा क्रॉस करने के लिए। सो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक सेल ऑन राइज का व्यू बन रहा है। टुवर्ड्स 50,000, 50,100 के लेवल पे अगर नजर आता है वहां पे आपको सेल करना है बैंक निफ्टी। 50,500 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और पहला टारगेट रहेगा 49,500। उसके नीचे ब्रेक होता है तो आपको 49,000 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो दोनों इंडिसेस सेल ऑन राइज बनते जा रहा है, रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक हो रहा है। ठीक है, तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक कॉल हमारे एक्सपर्ट्स की कहाँ पे आ रही हैं ये समझ लेते हैं। राहुल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपके आज के स्टॉक आइडियाज़ कौन से हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो मैं भी अपने कोलीग के व्यू के साथ सहमत रहता हूं कि मार्केट में अपसाइड अभी लिमिटेड है। हैविंग सेड दैट, ये टेक्सचर में नेक्स्ट 10 दिन के लिए बोल रहा हूं, बट लास्ट 10 डेज ऑफ द मंथ, दैट इज अगस्त 20 to 30, एक रिबाउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, प्योरली स्टैटिस्टिकली। आप नोटिस करेंगे, मैं पहली बार भी बता चुका हूं कि 5 वीक एक्सपायरीज के केस में दोनों तरफ का मूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप स्टैटिस्टिकली देख सकते हैं।
तो वो कीपिंग दैट इन माइंड लास्ट 10 डेज एक अपसाइड स्विंग आपको अभी भी दिख सकता है मंथ के सेकेंड हाफ में। अभी नेक्स्ट 10 डेज के लिए थोड़ा सा कॉशियस है, इसीलिए कंडीशनल बाय दिया है दोनों स्टॉक्स पे, फेडरल बैंक और वोल्टास दोनों लॉन्ग। फेडरल बैंक 205 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, 202 के आसपास चल रहा है अभी, तो 205 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई परसों ही क्रॉस किया है। स्टॉप लॉस होगा इसका 189 और टारगेट होगा 235 का। दूसरा लॉन्ग है वोल्टास, 1590 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1490 का। थोड़ा सा पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं फॉर 1-2 मंथ्स, 1700 का टारगेट रख सकते हैं इन वोल्टास। वोल्टास यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। हम देख रहे थे कि नतीजों के बाद वोल्टास में एक धुआंधार तेज़ी थी। इसके अलावा सिर्फ वोल्टास ही नहीं, सिम्फनी, ब्लू स्टार, एक एक करके हर दिन जो है ये कोई ना कोई एक स्टॉक इस सेक्टर से जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पर आज फिर से भरोसा राहुल का वोल्टास पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और साथ ही फेडरल बैंक देखिए जब 200 के ऊपर निकला था तब भी हमारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया था, पर अब बड़े टारगेट्स 235 के टारगेट्स दे रहे हैं राहुल। यहाँ पे 189 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है। अब सोनी आपसे समझना चाहेंगे आज आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पे हैं? जी आज थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, एक बाई एक सेल का आइडिया है। बाई यहाँ पे है मैरिको में, जहाँ पे कल हमने फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। और एक जो टेक्निकल चार्ट्स पे 10-20 EMA को क्रॉस भी किया है, काफी अच्छा सपोर्ट है, 50 EMA पे प्लेस्ड है। सो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्का सा अगर आपको डिप नजर आता है 655 उसी रेंज तक आप बाय कर सकते हैं, ये कैश के लेवल्स है। और 637 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कैश फ्यूचर दोनों में आप 637 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और टारगेट आपका रहेगा 675 पहला टारगेट, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 682 685 के रेंज भी नजर आ सकता है। सो यहाँ पे एक बाई मैरिको में अच्छा लग रहा है। दूसरा जो सेल का आइडिया है वो है रैमको सीमेंट पे। रैमको सीमेंट में कल एक ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन दिया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ट्स पे भी 10-20 EMA को ब्रेक करते हुए वो 800 के नीचे क्लोज दिया है। सो रैमको सीमेंट फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। अगस्त फ्यूचर्स 804 स्टॉप लॉस डालिए फ्यूचर्स में, और यहाँ पे आपका पहला टारगेट रहेगा 770। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो टुवर्ड 760 758 के रेंज को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो बाय है मैरिको में और सेल है रैमको सीमेंट फ्यूचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच सोनी की, क्योंकि देखिए इंडेक्स में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो सोनी की तरफ से मैरिको यहाँ पे बाय कॉल आ रही है। कल भी देखिए ये स्टॉक फोकस में भी था, एक्शन भी दिखा, क्योंकि बांग्लादेश में जो ऑपरेशंस थोड़े से हिट हुए थे वो फिर से अब रफ्तार पकड़ रहे हैं। और अब सोनी के 675 680 के टारगेट्स हैं, यहाँ पे आप फोकस बनाए रखें। और एक सेल कॉल भी आ रही है सोनी की, तो उस पर भी आप फोकस बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड के मौके हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त है जानने का कि आज खबरों के लिहाज से, अर्निंग्स के लिहाज से कौन से काउंटर्स फोकस में रहेंगे। और रोज़ की तरह शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट के साथ। शरद गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए कि नतीजे कहाँ पे आए हैं और आज कहाँ पे दिखेगा एक्शन? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो NMDC, डॉम्स, हटको जैसे स्टॉक्स के नतीजे के बारे में बात करें तो अनुमान से बेहतर आए हैं। कुछ अर्निंग्स हैं जैसे कि RCF, HOEC, यहाँ पे जो है थोड़ी सी जो है हम देख सकते हैं अनुमान से कम जो है नतीजे देखने मिले हैं। और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो ये जो रिएक्शंस है स्टॉक्स में आज हमें देखने मिल सकती है। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स है वो बता देते हैं, और ऑफ कोर्स ये दोनों ही सेक्टर आप ही ट्रैक करते हैं सृष्टि जी। सबसे पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। और देखा जाए तो जो प्रॉफिट है अदर इनकम और शेयर ऑफ प्रॉफिट का JV का, वो जो है उसके कारण आपको जो है पैट नंबर्स बड़े देखने मिल रहे हैं। हीरो मोटर्स की बात करें तो स्लाइट वीक नंबर्स आए हैं, पूरी तरह ख़राब नहीं आए हैं, स्लाइटली वीक नंबर्स आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री पे दो चीज़ सामने आ रही है। सबसे पहला, एक अच्छी रिकवरी मार्केट शेयर में देखने मिल रही है 125 cc का सेगमेंट पे। और इसके अलावा जो बिल्डिंग ब्रांड है वो प्रीमियम सेगमेंट पे कंपनी ज़्यादा फोकस करेगी। गोल्ड फाइनेंसियर्स पे भी जो है फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे इनके ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है
मैक्रो एनवायरनमेंट, उसमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस दोनों ही कंपनी ने दी है। मुथूट फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्टेबल निम्स रहे हैं, गोल्ड लोन एयूएम का भी ग्रोथ जो है स्ट्रॉन्ग रहा है। मन्नपुरम फाइनेंस की भी बात करें तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कंपनी 15% का गाइड किया है कि लोन ग्रोथ जो है गोल्ड सेगमेंट में दिखेगा। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, जो आशीर्वाद की जो आईपीओ है, उनकी जो माइक्रो फाइनेंस आर्म है, वो डिले हुई है सीईओ की रेजिग्नेशन के कारण नहीं, बल्कि मार्केट कंडीशंस और इलेक्शंस का इम्पैक्ट के कारण। तो ये जो है कंपनी की तरफ से एक टाइप से स्टेटमेंट आया है। नायका की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जो बीपीसी सेगमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट, ये परफॉर्मेंस अच्छा किया है। हालांकि जो फैशन सेगमेंट है वहाँ पे जो है अनसर्टेनिटीज़ थोड़ी रही है मार्केट में, तो उसके कारण जो है उसको ड्रैग किया गया है। मार्जिन्स हालांकि इंप्रूव हुए हैं दोनों फैशन और B2B सेगमेंट में। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आया, अनुमान से कम आया है। और यहाँ पे यील्ड ट्रेंड्स पे जो है कंपनी की स्टेटमेंट आएगी। जो रिटेल सेगमेंट है उन्होंने अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी है, स्पेशली हाउसिंग डिस्बर्समेंट्स को लेके। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, स्पेशली BFSI सेगमेंट पे आज ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि उनके अर्निंग्स जो है टुवर्ड्स द फैग एंड आने लगे हैं। ठीक है, ये तमाम नंबर्स आज फोकस में रहेंगे। फटाफट कुछ नतीजों के बारे में अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं। हीरो मोटो से शुरुआत करेंगे। नतीजे इसके थोड़े से कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कमज़ोर हैं इसके। हालांकि प्रॉफिट में 36% के आसपास की बढ़त है। अनुमान से कमज़ोर नतीजे हीरो मोटो के। इस पर सोनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। अगर हम टू व्हीलर्स को देखेंगे तो टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो से कम रिटर्न कमा के दिया है हीरो मोटो ने इस साल के अंदर। आप किस तरह से देख रही हैं शेयर को? और कल हमने देखा कि डे लो पर जाके शेयर बंद हुआ हीरो मोटो का, 5245 का भाव, 1.25% के आसपास की कमजोरी। यहां से सपोर्ट कहां पर है हीरो मोटो में, और क्या नीचे जाए तो बाय करें या फिर शॉर्ट के मौके खोजे इसमें? अभिषेक जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो कल 1020 EMA के रेजिस्टेंस को क्रॉस तो किया था, बट बहुत एक्सटेंट तक क्रॉस नहीं कर पाया और क्लोजिंग उसके नीचे आई है। सो वो हर्डल काफी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, और वो हर्डल आपको 5330 5340 के रेंज में नजर आ रहा है। सो जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तब तक हीरो मोटर कॉप यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे पे 5140 के लेवल पे नजर आ रहा है। अगर वो होल्ड करता है तो 5140 से 5300 ये रेंज पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज ट्रेंड दिखा सकता है। बाय तभी करना चाहिए अगर वो बाउंस करके टुवर्ड्स 5330 5340 को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करे, उसको क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर बाय बनता है। बट डेफिनेटली अगर 5140 को ब्रेक करता है तो उसके नीचे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी टुवर्ड्स 5100। यहां से 100 रुपये नीचे सपोर्ट है 5140 रुपये पर। उसको अगर बचा लिया तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए फिर से इसमें बिकवाली करने के मौके खुल जाएंगे हीरो मोटो के शेयर में। मुथूट फाइनेंस, इसके नतीजे आए हैं अच्छे, और हम देख रहे हैं कि NII में 28% की सॉलिड ग्रोथ है। अच्छी चीज़ ये है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है स्टेबल, और AUM ग्रोथ भी स्ट्रांग है मुथूट फाइनेंस को लेकर। मुथूट, इस पर राय राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे मुथूट को लेकर, आप क्या करें इसमें? तो मुथूट फाइनेंस स्पेसिफिकली बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर कल एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे। हायर हाइज हायर लोस कॉन्स्टेंटली बनता हुआ स्टॉक में दिख रहा है, बट कल का जो एनगल्फिंग पैटर्न है उस पे अगर फॉलो थ्रू देखने को मिला है आज, तो 1800 एक और 50 पॉइंट आप नीचे के दिख सकते हैं स्टॉक को। बट कंपेयर टू द एंटायर मार्केट, फेडरल बैंक और वोल्टास जो मैंने सुबह भी सजेस्ट किया था, और मुथूट फाइनेंस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स लग रहे हैं। आप नोटिस करेंगे एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे जब भी नीचे आया है, फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से बाउंस किया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड। तो लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 1800 लेवल्स, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुराना हाई तोड़ने का इन द कमिंग वीक्स। मुथूट फाइनेंस को लेकर आपके लिए व्यू। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये बताइए कि खबर कौन सी आई है आज, फोकस में कौन से शेयर रहेंगे इसके चलते? अभिषेक, हिंदुस्तान जिंक जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे वेदांता जो उनके प्रमोटर हैं वो लगभग 2.6% स्टेक OFS के ज़रिए बेच सकते हैं, और यहाँ पे जो है लगभग 11 करोड़ इक्विटी शेयर्स रहेंगे। एक्सचेंज में भी फाइलिंग में आया है। अब याद रखिए वेदांता के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो अपना कैपेक्स या अपना डेट रिडक्शन कर सकते हैं, और करंटली 65% स्टेक की होल्डिंग है। हालांकि कोई प्राइसिंग नहीं दिया गया है, तो
ऑफकोर्स बाज़ार में एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी डिस्काउंट में आ सकता है। नायका के ऑफकोर्स दो अहम बात सामने आ रही है, एक स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप्स है वो बढ़ा रहे हैं। डॉट एंड की और अर्थ रिदम जैसे कंपनीज़ में जो है अपनी पार्टनरशिप्स बढ़ाए, लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने किया है। इसके अलावा जैगल भी फोकस में रहेगा। ओएनडीसी के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, जहाँ पे जो पीपीआई होती है, प्री पेड इंश्योरेंस कार्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए जाना गया है, तो जैगल को भी फोकस में रखिएगा। जुबिलेंट इंग्रेविया, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि कंपनी रेयर एंटरप्राइज को मिल रही है 21 अगस्त को, तो इस स्टॉक को भी जो अपने जो है रडार में रखिएगा। और आखिरी स्टॉक HEG है, जहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आई है शेयर स्प्लिट को लेके। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स HEG जो है आपके फोकस में होना चाहिए। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन आ सकता है। एक काम करते हैं, जो लास्ट वाला शेयर है ना आपका HEG, इसी पता कर लेते हैं। HEG और ग्रेफाइट एक साथ चलते हैं। सोनी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, ग्रेफाइट और HEG, कहीं दम बनता है, कोई ट्रेड है तो फिर बताना। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम HEG में देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्लोज कल डिसेंट आया है और 50 EMA को क्रॉस करते हुए क्लोज दिया है वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट हर्डल जो नजर आ रहा है चार्ट्स पे वो 2230 2250 के रेंज में है, तो वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट आपका बनते जा रहा है, बट आज इंट्राडे के लिए 2130 सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसी सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स 2230 2250। ग्रेफाइट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ग्रेफाइट में भी सिमिलर फॉर्मेशन नजर आ रहा है। कल जितना भी एक डाउनसाइड देखा था उसको रिकवर करते हुए क्लोज किया है काफी क्रूशियल लेवल के ऊपर, 20 EMA को होल्ड कर रहा है। सो इंट्राडे बेसिस पे 525 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1% का यहाँ से करंट लेवल से डिफरेंस नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट है वो क्रूशियल सपोर्ट देखने के लिए, अगर उसको होल्ड करता है तो हल्का सा बाउंस बैक टुवर्ड्स 540 545 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो वहां पे एक बार वेट एंड वॉच कीजिए, बट अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो दोबारा वो रीटेस्ट कर सकता है लोअर सपोर्ट लेवल्स ऑफ 5110 515 लेवल। सो यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह। डन। राहुल सर, 2 शेयर मेरे को और पता करने हैं जो कल के मार्केट के सुपरस्टार थे, कि आज भी कंटिन्यूटी इफेक्ट आएगा। उसमें एक टाइटन है, जरा चेक करेंगे आप, टाइटन आज और चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है डिम्पी जी, क्योंकि एक अच्छा डिमांड जोन से कल बाउंस आया था। फॉलिंग मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है और डेज के हाई पे तो क्लोज नहीं कर पाया, बट इंटरमीडिएट में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 3430 के पहले, तो एक और 2% तो बिल्कुल मुनासिब है स्टॉक का ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एक शेयर आप और चेक करो। कल ना सारे शुगर वाले स्टॉक्स और शुगर रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे थे, जैसे प्राज भी हो गया, बलरामपुर चीनी भी हो गया। मैं 2 शेयर आपके लिए छांट के अलग कर देता हूँ, एक तो बलरामपुर और दूसरा प्राज। बलरामपुर फ्यूचर्स के अंदर है और प्राज इंडस्ट्रीज आपका कैश का स्टॉक बनेगा। सर दोनों की अच्छी क्लोजिंग हुई है। राहुल सर, ये आज भी चलेंगे क्या? कल तो खबर थी मार्केट के अंदर एथेनॉल के रिगार्डिंग। तो बलरामपुर से स्टार्ट करते हैं। बलरामपुर ने कल एक हाई या रेजिस्टेंस पॉइंट जो 525 पे है, आप नोटिस करेंगे 2022 के जनवरी में यहीं पे हाई बनाया था और वहां से एक बड़ा सा डाउन मूव स्टार्ट हुआ था। वहीं से कल आप देखेंगे हाई बनाने की कोशिश किया था बलरामपुर ने, बट अनफॉर्चुनेटली 511 पे क्लोज हुआ आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ 522, तो 2% हाई से नीचे क्लोज हुआ है। इस पे हम लॉन्ग जाएंगे ओनली अबव 522, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 515। नेक्स्ट स्टॉक जो प्राज इंडस्ट्रीज है, प्राज इंडस्ट्रीज एक बेटर कैंडिडेट है आउट ऑफ द 2। दोनों कैंडल्स जो बने हैं डेली चार्ट पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बने हैं लास्ट 2 दिन, लॉन्ग कर सकते हैं। अगर कंपेयर टू निफ्टी आपको पॉजिटिव दिख रहा है प्राज, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 726 पे, और पिछला हाई जो 755 है वहां पे टारगेट आप रख सकते हैं। कल ही आपको ध्यान होगा, कल हमने अपने ब्रेकआउट सेगमेंट में प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिक्र किया था और कल में 4% भी चला। हमें नहीं मालूम था इसके पीछे एक न्यूज़ फ्लोट हो रही है, लेकिन जैसे न्यूज़ फ्लोट हुई तो इसको और तेज़ी आ गई। वैसे भी चार्ट अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट था कि कोई ना कोई न्यूज़ इसके पीछे चली रही है। इनफैक्ट राहुल सर भी कह रहे हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज़ भी बलरामपुर से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, इसलिए सिलेक्टिव रहिए, कम रखिए वॉल्यूम, लेकिन जो रखिए वो पक्का रखिए। एक और शेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, रिलायंस और HDFC, इन दोनों में से आज मार्केट की हेल्प करने कौन जा रहा है? सोनी एक बार ज़रा चेक करना, रिलायंस या HDFC कौन आज बाजार की हेल्प करेगा, क्योंकि बड़े शेयर की हेल्प के बिना
आप इससे बाहर नहीं आओगे। डिम्पी जी, यहाँ पे हम अगर HDFC बैंक की बात करें तो काफी सॉरी क्रूशियल लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट पे ही क्लोज दिया है। 1590 की 1600 इस रेंज पे काफी क्रूशियल सपोर्ट है। हाई साइड में हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है कि 1620 यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। सो अगर आज क्रॉस कर पाता है 1620 के ऊपर तो आपको वहां पे हल्का सा शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकता है टुवर्ड 1640-45 के रेंज पे। बट अगर ब्रेक करता है सपोर्ट सो वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स 1570 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो HDFC बैंक को केयरफुली आज वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। कॉल राइटर्स डेफिनेटली कल काफी अग्रेसिव थे पुट राइटर्स से, सो मोस्ट लाइकली इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेंगे कि वो शॉर्ट कवरिंग नजर आए मूव। सो वहां पे एक डिफिकल्ट रहेगा। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2900 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर 2900 सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, टुवर्ड्स 2850 2860 लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। रिलायंस अभी के लिए 2940 इंट्राडे पे रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको अगेन शॉर्ट कवरिंग 2965 2970 रेंज नजर आ सकता है। दोनों ही हैवी वेट्स मुझे लगता है कि एकदम अपने क्रूशियल लेवल सपोर्ट पे होल्ड कर रहे हैं और जब तक ये ब्रेक नहीं करते हैं सपोर्ट तब तक इंडिसेस भी थोड़ा सा मैनेज हो सकता है, बट सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली इंडिसेस पे भी भारी पड़ेगा वो मूव। ठीक है, तो इन दोनों शेयर्स पे आपको और मोटा मोटी रिकमेंडेशन मिल गया, रिलायंस और HDFC के अंदर। एक काम करते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी चेक करवा लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़े और शेयर्स भी हमारे हाथ में आ जाएंगे जिसमें आज ट्रेड बनेगा। रिपोर्ट्स लेके मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आइए वरुण दुबे से समझते हैं ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स। वरुण जी बताइए। सबसे पहले तो हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। जेफरीज, JP मॉर्गन हो या गोल्डमैन सैक्स, तीनों ने अपने प्राइस टारगेट जस के तस रखे हैं। सबका कहना है कि एक एबिटा मिस देखने मिला है और कहीं ना कहीं वीकर प्राइसिंग जो है उसने इस कंपनी के रिजल्ट्स को खराब किया है। इनफैक्ट JP मॉर्गन तो आगे बढ़ के ये भी कह रहा है कि आज शायद आपको इस स्टॉक में मार्केट से ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी और एक कंसेंसस एस्टिमेट कट आपको देखने मिल सकता है। जेफरीज 5650 का टारगेट, JP मॉर्गन 5240 और गोल्डमैन 4250 का टारगेट दे रहे हैं। वहीं अपोलो हॉस्पिटल पे अगर आप देखें तो JP मॉर्गन 6800 का टारगेट है, सिटी 7670 और UBS 7500 का टारगेट है। सबके सब बाय का कॉल दे रहे हैं। इनका कहना है कि रिजल्ट्स हल्के मिस है, खासकर एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है वहाँ पे एक मिस देखने मिला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स इनको ठीक ठाक लग रहे हैं। हिंडाल्को, JP मॉर्गन ओवरवेट का कॉल 725 का लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया बिजनेस का एबिटा जो है वो इनलाइन था और Q2 में आपको एबिटा पर टन जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है क्योंकि LME की प्राइसेस गिरी है। बर्नस्टीन मुथूट पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 2000 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि निम्स में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिला है, वो एक चिंता की बात है। वहीं UBS बाय का कॉल दे रहा है 1270 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका भी VNB मार्जिन को लेके थोड़ी बहुत चिंता है। जेफरीज ने 1220 का यहाँ पे टारगेट दिया है और खरीदारी की सलाह मैक्स फाइनेंस पे ये दे रहे हैं। इसके अलावा संवर्धन मदरसन JP मॉर्गन ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 165 से बढ़ा के 195 का किया है। इनका कहना है कि आगे चल के FY 24 से 27 तक 13% की CAGR रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। नायका पे इन्वेस्टेक खरीदारी की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट हालांकि काफ़ी कम बढ़ाया है, केवल 2 रुपये, 203 से बढ़ा के 205 का इन्होंने कर दिया है रिजल्ट्स के बाद। मैक्स एस्टेट यहाँ पे इनफैक्ट 2 इनिशिएट कवरेज आई है। एक मैक्स एस्टेट इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है कवरेज, 700 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं और ग्रेविटा पे मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज की शुरुआत की है, 2350 के लक्ष्य दे रहे हैं। तो इन 2 स्टॉक्स पे खास नजर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे चर्चा भी जारी रहेगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। ब्रोकरेजेस के जो कॉल्स आए हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सोनी, एक स्टॉक जिसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे वो है वेदांता, क्योंकि आज खबरों के दम पे फोकस में ज़रूर रहेगा। छोटी मोटी नहीं, एक सब्सटैंशियल चंक जो है वो हिंदुस्तान अपनी एक सब्सिडरी में बेच रहे हैं। और जी हाँ, अगर हम देखें तो पैसा ज़रूर आएगा वेदांता के पास, जहाँ पे कंपनी उसे अपने कर्ज कम करने या फिर केपेक्स के प्लान्स में यूटिलाइज कर सकती है। पर सोनी, चार्ट्स पे थोड़ा रिजेक्शन ज़रूर आ रहा है ऊपरी स्तरों से। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में भी हम कमोडिटीज़ बहुत वहाँ पे उछाल नहीं देख रहे हैं, पर वेदांता चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है आपको और कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान में रखने हैं?
दृष्टि जी, यहाँ पे वेदांता में हम क्लियर देख सकते हैं कि कल काफी अग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही थी हायर स्ट्राइक प्राइसेस में 430 440 की स्ट्राइक में। सो वो रेजिस्टेंस है, तो जब तक वेदांता 440 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है वहां पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थोड़ी कम है। पुट ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे थे, यानी कि राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं अपने पोजीशन से। सो हम देख सकते हैं कि 410 400 का भी नेक्स्ट सपोर्ट है। सो मोस्ट लाइकली आज 430 के रेजिस्टेंस को होल्ड करते हुए एक बार टुवर्ड्स 410 को टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। 410 का एक टारगेट बन रहा है करंट लेवल से। 410 का एक टारगेट बन रहा है करंट मार्केट प्राइस से, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर जो है वो बरकरार रहेगा। तो वेदांता पे आप नज़र ज़रूर रखिए। पर इसके अलावा आज पिरामल एंटरप्राइज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसा कि वरुण हमें ब्रोकरेजेस के जरिए बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। साथ ही कुछ अन्य रिपोर्ट्स में CLSA का एक यहाँ पे डाउनग्रेड आया है, रेटिंग डाउनग्रेड करके अब अंडर परफॉर्म कर दी है, लक्ष्य घटाकर 860 कर दिए हैं। यानी मौजूदा स्तरों से आप देखेंगे तो 100-120 से ज़्यादा की डाउनसाइड जो है वो CLSA उम्मीद कर रहे हैं। एक बार राहुल आपसे समझना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले रहा था, पर आज अगर वो सपोर्ट लेवल फेल होता है तो क्या फ्रेश शॉर्ट्स के अपॉर्चुनिटी या मौके देखने हैं पिरामिल में? ओके, शायद राहुल से संपर्क फिर से एक बार जोड़ेंगे। पर सोनी, आप ही अगर राय दे पाए पिरामिल एंटरप्राइज पे भी तो। सृष्टि जी, यहाँ पे पिरामल में हम देख सकते हैं कि 1000 के नीचे कल क्लोज दिया है। सो डेफिनेटली वहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो इंट्राडे पे 1010 को वॉच करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 1010 को ब्रेक कर पाता है तो आपको टुवर्ड्स 1040 दोबारा नजर आ सकता है। बट करंट लेवल से 970 का सपोर्ट है। इंट्राडे पे अगर 970 ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 950 940 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो वहां पे मुझे लगता है कि एक यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लोज दिया है, वेट एंड वॉच कीजिए। बट मोस्ट लाइकली जितना वो क्लोज दिया है बिलो 1000, वो एक ब्रेकडाउन है ऑप्शन चेन में, तो यहाँ पे मुझे वीकनेस ही नजर आ रहा है। मोस्ट लाइकली वो टुवर्ड्स 960 को एक बार टेस्ट करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो 960 एक लेवल इंपॉर्टेंट है पिरामल एंटरप्राइज के लिए, वो वॉच कीजिए। शायद अगर वो रीटेस्ट करता है उसके बाद फिर से एक बार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, तो इस काउंटर पर भी आप नज़र रखिए। पर इसके अलावा राहुल, एक बार आपसे बजाज ऑटो पर भी राय जानना चाहेंगे। आप चार्ट्स खोल के एक बार रेडी रखिए। पर एक न्यूज़ फ्लो या फिर एक जो एनालिसिस है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। और आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि हम लगातार ओला इलेक्ट्रिक को हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरीके का रनअप हमने लिस्टिंग के बाद उस काउंटर में देखा है। अब ऐसे में क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक एक न्यू एज टेक कंपनी है, उसमें इतना इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे में आप क्या उम्मीद लगा के चल सकते हैं? क्या जो लेगेसी प्लेयर्स हैं वहाँ पे जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं, इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो थोड़ा सा कम हो सकता है? क्योंकि आपको दोनों ही साइड के मौके देखने पड़ेंगे। जहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक को इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस के बाद भी इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के लिए? ये आने वाले टाइम में हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प तो आज अर्निंग्स के लिहाज से रिएक्ट ज़रूर करेगा। पर राहुल, क्या बजाज ऑटो भी थोड़ा सा वीक हो सकता है? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 9800 के आसपास कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो क्या इन स्तरों पे कुछ शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों कंपनीज बजाज ऑटो और ओला इलेक्ट्रिक में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज बजाज हैज बीन देयर फॉर माने इट हैज टेस्ट ऑफ टाइम सहा है बजाज ऑटो। ओला इलेक्ट्रिक तो अभी आया है और बहुत आसान है कि इनिशियल पॉप एक रहना, बट सस्टेन करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही क्राउडेड मार्केट होता जा रहा है। विद एवरी फ्यू मंथ्स एक नया प्लेयर इमर्ज कर रहा है। मेरे ख्याल से बजाज ऑटो अभी एक साइडवेज रेंज में, आप स्पेसिफिकली चार्ट्स की बात करें और इस काउंटर की बात करें, तो हर बार जब 9100 के आसपास या 9000 के आसपास आ जाता है तो बाइंग शुरू हो जाता है, और अराउंड 9900 10000 पे आप देखेंगे सेलिंग शुरू हो जाता है। और निफ्टी भी अभी कोई खास अपमूव नहीं दिखा रहा है, तो इसमें भी कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। करंटली स्टॉक को एंटर नहीं करना चाहिए। एंट्री कर सकते हैं अगर 10,000 क्रॉस कर जाता है और एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग करता है। स्टॉप लॉस 9750 पे रख सकते हैं और 10,600 पे टारगेट रख सकते हैं। ऑटो
तो यहाँ पे कुछ हम स्टॉक्स आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अब ब्रेकआउट की बारी है। जैसे हमने कल भी आपको इसी कैटेगरी में कुछ शेयर्स बताए थे, उसमें पराज इंडस्ट्रीज़ भी एक शेयर था जो हमने कल आपको नोटिस इसी कार्यक्रम में करवाया था। हालांकि हमारा व्यू पॉइंट है इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा, लेकिन कल स्विंग का बेनिफिट भी आपको 4% के तौर पर मिल गया। आज कुछ और शेयर्स भी हैं हमारी लिस्ट में, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले अगर आप चेक करना चाहें तो पहले मेरी स्क्रीन पर जो आएगा उस शेयर का नाम है हेवल्स। ये शेयर काफ़ी बेहतर लग रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और मोमेंटो ये दिखा सकता है। पहले मैं आपको डेली चार्ट इसके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा नोटिस कर सकेंगे और उसके बाद आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये अपने 50 दिन के ना ऊपर नीचे कर रहा है। ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये भाई आपको ऊपर आएगा तो क्या ये सारे रेजिस्टेंस को पार कर सकता है। ये रेजिस्टेंस भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, थोड़ा टफ हो सकता है बट अगर पार किया तो फिर एक नई जर्नी की तरफ हेवल्स बढ़ जाएगा। ये मैंने आपके लिए रेजिस्टेंसेस मार्क कर दिए। ये जो डॉट लाइन है ये कंप्लीट रेजिस्टेंस है, यानी कि 1950 1970। अभी शेयर कर रहा है 1825 पे काम। अगर रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है ना, तब भी कम से कम आपके पास 100 से 125 रुपये तक का पैसा आ सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ये बॉटम ही है इसका, अगर रेजिस्टेंस पक्का है तो बॉटम भी पक्का हुआ है और ये भी टिपिकली बार बार ब्रेक नहीं होता। ये कहेंगे तो मैंने आपके लिए इसको भी डॉट लाइन में मार्क कर दिया। ये एक अच्छा बेस है जो इसने बनाया हुआ है। वॉल्यूम वगैरह थोड़ा श्रिंक है, थोड़ा सा भी मोमेंटम आएगा तो आपके काम आ सकता है। तो इस शेयर पे ज़रूर हमारी नज़र होगी, ध्यान होगा। हेवल्स पे एक बार ज़रा एक राय ले लेते हैं सोनी पटनायक से। सोनी, एक बार ज़रा हेवल्स देख के बताइए, एक छोटे से जॉनर में फंसा हुआ है, इस वाले जॉनर में टिपिकली में इसका बॉटम टेस्टेड है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर हमको रेंज भी प्ले करनी है ना तो रेंज प्ले करने में भी 100 रुपये आ सकते हैं। पूरा एरिया गैप का पड़ा हुआ है मेरे पास अभी भी, तो क्या मैं इस रेंज को प्ले कर जाऊँ? मेरे को बहुत बड़ा ब्रेकआउट तो भी मैं नहीं सोच रहा, बट हाँ रेंज प्ले करना चाहता हूँ 100 से 125 रुपये की। तो क्या कर सकता हूँ हेवल्स के अंदर? जी डिम्पी जी, यहाँ पे हेवल्स मुझे लगता है 1800 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं 1800 सपोर्ट के साथ और टुवर्ड्स 1860 1870 टेस्ट कर सकता है। कल क्लोजिंग काफी अच्छी डिसेंट आई है इसकी, 1820 के ऊपर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 EMA को हर्डल को क्रॉस करते हुए चार्ट्स पे क्लोज किया है। ऑप्शन चेन भी डिसेंट ही है। सो 1800 सपोर्ट के साथ यहाँ पे आप इसको होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग्स ऑफ 1860 1870। ठीक है, तो एक लॉन्ग तो करना है आपको, लेकिन एक स्टॉप लॉस और टारगेट आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के उसी के अकॉर्डिंग आप एक बार ट्रेड देख सकते हैं। दूसरा शेयर जो मेरी स्क्रीन पर है आप वो नोटिस करेंगे, वो राहुल सर से जरा पता करेंगे हम, राहुल घोष से। वो है क्रिसिल का शेयर। क्या शानदार बेस इसने क्रिसिल ने बना रखा है और दोनों दिनों की एवरेजेस भी अच्छे से मेंटेन है। टिपिकली ब्रेकआउट्स ऐसे ही होते हैं और क्या करते हैं कि एक जंक्शन पे आ जाती है दोनों एवरेजेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, थोड़ा वॉल्यूम पिकअप होने लगता है पिछले 3-4 दिनों से और बड़ी कैंडल वापस आपको ड्रैग करते हुए ले जाती है। एक दिन कोई ऐसी खबर आएगी जो क्रिसिल को यहाँ से उड़ा के लेके जा सकती है। अच्छी चीज़ें मेंशन्ड है इसके अंदर, जैसे मैं आपको सपोर्ट एरिया बताता हूँ, ये नियर बाय सबके सपोर्ट एरिया है और जो सपोर्ट भी है वो थोड़ा अपवर्ड राइजिंग है, यानी कि बढ़ता हुआ सपोर्ट है, ऊपर की तरफ जाता हुआ सपोर्ट है। एक अच्छा कंसोलिडेशन है इसके अंदर, बस कंसोलिडेशन के बाद का मूव की वेट हो रही है और कोई बड़ी बात नहीं है शेयर 5000 तक भी पहुंच जाए। राहुल सर, आपके रिकमेंडेशन, एक सेंस ऑफ अ जंक्शन है जहां पे ये जा सकता है, वो ये वाला एरिया है 5000 का, लेकिन इस 5000 के पहुँचने के लिए पूरा रास्ता ये खाली है सर। क्या इसको प्लस कर सकते हैं? क्या मैं छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाल के इसमें बाय कॉल ले लूँ क्या? मेरे हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है बजाज ऑटो जो हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जहां पे एक लेवल पे आके बाइंग शुरू हो जाता है और ऊपर के लेवल पे आके फिर से सेलिंग शुरू हो जाता है। प्लस कर सकते हैं बट 4600 के ऊपर मैं प्लस करने की सलाह दूंगा। अभी 4537, तो अगर 2% का अप मूव दिख रहा है और क्लोजिंग वहां पे दिख रहा है, 4600 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकते हैं 45850 पे और जो पहला सप्लाई जोन है 4950 पे, वहां तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस जाने के लिए। ठीक है, तो राहुल जी ने आपको ये भी बता दिया कि बार 4600 के ऊपर चला जाए तो पास करना। देखिए, अब आप ये सोच सकते होंगे कि 45, 37 और 4600 में तो सिर्फ 70 रुपये का फ़र्क है, अगर ये शेयर चलना ही है तो हम 70 रुपये पहले क्यों ना ले लें। उसका सिर्फ एक ही तरीका है, लेवल्स अपनी बयान खुद करेंगे। एक बार 4600 पर आ जाएंगे, सारे के सारा शेयर्स के अंदर जो भी मंदी खड़ी है वो सब के सब कवर होने आ जाएगी और आपको एक बेनिफिट दे सकती है। इसलिए लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए ही आप ट्रेड करें। ठीक है, सोनी पटनायक ने भी आपको हेवल्स के बारे में बताया, लेकिन उसमें छोटी कंडीशन बताई, फिर ये भी बताया कि एक स्टॉप लॉस लगा लेना, इतना ही टारगेट है फिलहाल के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं या फिर मैं इन शेयर्स के साथ जा सकता हूँ, आप इन शेयर्स की फ़ोटो खींच लीजिए, चार्ट वगैरह देख लीजिएगा, लेवल्स हम टिपिकली सामने डाल देते हैं। अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ लो, उनसे भी पूछो
कोई आदमी ने कल मेरे को बोला कि अदानी विल्मर के बारे में हमें तो सर अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। भाई अदानी विल्मर एक लॉन्ग टर्म प्ले है। हमने जब उसके चार्ट भी बताए थे, आपको बताया था शेयर थोड़ा पकेगा फिर उसके बाद अच्छा चलेगा। आप 2 दिन 1 दिन का ट्रेड नहीं है ये जो मैं आपके सामने अभी शेयर रख रहा हूँ टिपिकली थोड़ी पोजिशनल और स्विंग के हिसाब से ट्रेड है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही इसके बारे में ट्रेड लीजिएगा। आज के 2 शेयर हमने रखे हैं, क्रिसिल और हेवल्स। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, तो ये तमाम शेयर जहां पर ब्रेकआउट की उम्मीद है, ये आप अपने फोकस में रखिए ज़रूर चाहिए। हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ATN और स्वदेश पर। राहुल जी, शुगर सेक्टर से जरा शुरुआत करेंगे आपके साथ। देखिए कुछ चीज़ें, देखिए ऑलरेडी सेगमेंट बजिंग तो था, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई थी। दूसरी चीज़ ये हो रही कि अभी खबर आ रही है कि डीजल में भी एथेनॉल के ब्लेंडिंग को लेकर विचार हो रहा है, 5% के आसपास की ब्लेंडिंग हो सकती है। आपको ये सेक्टर लग कैसा रहा है सर, और कोई 1-2 स्टॉक अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो वो कौन से होंगे? मेरे ख्याल से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि शुगर प्राइसेस और ओवरऑल एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ में जो डीजल प्राइसेस के साथ में भी हमने जो बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल शुगर स्टॉक्स फोकस में रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं जिस तरह से बाजार का माहौल है, तो मैं रेकमेंड लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही करूँगा शुगर प्ले के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी वन ऑफ द बेस्ट पिक रहेगा ये एंटायर सेक्टर के अंदर। और आप देखिए तो लगातार आउट परफॉर्मर रहा है, हर साइकिल में ये सबसे स्टॉक्स लीडर रहा है। आप देखिए लास्ट 10 साल के चार्ट निकाल के भी देख लीजिए, और 10 साल के वैल्यूएशन भी जो देखते हैं, तो हर बार मंदी से वापस ये चला है। तो आई थिंक बलरामपुर चीनी रिमेन्स द टॉप बेट मेरे हिसाब से शुगर सेक्टर को। और जिस तरह से बाजार अभी है, तो मेरे ख्याल से मिड कैप लार्ज कैप जो वॉलेटिलिटी है, तो मेरे ख्याल से बलरामपुर चीनी विल रिमेन द टॉप बेट इन दिस सेक्टर। चीनी के साथ जाना चाहेंगे, 500 रुपये से ऊपर का भाव है बलरामपुर चीनी का। नायका को लेकर एक व्यू लेते हैं, क्योंकि हम एक कल डेटा आया था कि जो टॉप जो ब्यूटी कंपनीज है ना, ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनके सेल्स में पिछले 3 साल में बहुत तेज उछाल आया है। 187 रुपये का भाव है नायका का। एक टेक्निकल चेक लेंगे सोनी जी आपसे, किस तरह से आप देख रही हैं शेयर को, क्योंकि नंबर्स जो आए हैं वो थोड़े से अगर हम देखेंगे तो इन लाइन ही है, मतलब बहुत कोई एक्साइटिंग नहीं है। हालांकि प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो 3 गुना जरूर हुआ है। 3.25 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के वो 9.25 करोड़ 9.5 करोड़ के आसपास हो गया है। अभिषेक जी, यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है चार्ट्स पे। तो 180 के वो एक बार टेस्ट कर सकता है, 180 पे का सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड करता है तो वहां से बाउंस कर सकता है, बट अगर वो भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो काफी वीक हो जाएगा टुवर्ड्स 170। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस अप्रोच लेना बेटर है। और इंट्राडे बेसिस पे 190 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। नायका को लेकर ये व्यू, थोड़ी सी मजबूत ओपनिंग के आज ये संकेत शेयर देगा। देखते हैं किस तरह की चाल रहती है। राहुल घोष, आप जरा ये बताइए, एनटीपीसी आपको कैसा लग रहा है? कल हमने देखा था कि ठीक है, सोनी आप ही व्यू दीजिए एनटीपीसी को लेकर भी। पावर सेगमेंट में निश्चित तौर पर सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ग्रोथ भी हमने ठीक ठाक देखी है। यहां से भी आपको चार्ट्स पे मूव दिख रहा है तेजी का? अभिषेक जी, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज कल जो है उसने 20 EMA को ब्रेक किया है और ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी नजर आया है 400 के नीचे। सो करंट लेवल से 388 386 को एक बार टेस्ट कर सकता है। और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 404 405 के रेंज पे रेजिस्टेंस है। सो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा अवॉइड करना यहाँ पे बेटर है। ठीक है, तो एनटीपीसी यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलना है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। पर इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे आज एक्शन दिख सकता है, उसमें एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स पे राहुल आपसे राय जाननी है। राहुल जो हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं राहुल ये अर्निंग्स को, क्योंकि यहाँ पे नतीजे तो ठीक दिख रहे हैं, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर राहुल ओवरऑल जितनी होटल कंपनीज जितनी हॉस्पिटल कंपनीज की, माफ़ कीजिएगा, अभी नतीजे आए हैं, नतीजे ठीक रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स किस तरीके से आप अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, ये सवाल राहुल शाह से है। मेरे ख्याल से हम देखें तो लगातार
आप सभी हॉस्पिटल स्टॉक्स के देखें, ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल लीडर रहा है ये सेक्टर के अंदर, और लिस्टेड एंटिटी में हमने लास्ट 2-3 सालों में 3-4 कंपनीज के लिस्टिंग भी देखे हमने। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से ग्रोथ है ये सेक्टर के अंदर, और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज अक्रॉस द इंडिया में हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स, इनके चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खुलते हुए देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर तो बेहतरीन रहेगा ही। रिजल्ट्स की बात करें, ऑब्वियसली रिजल्ट्स मेरे ख्याल से इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से आउट ऑफ द ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट तो इन लाइन है, और प्राइसेस भी जिस तरह से हमने देखे हैं कि लास्ट 6 महीने के अंदर स्टॉक के अंदर आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई अपसाइड यहाँ से मिल सकता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, पोर्टफोलियो में किसी को रखना है 12-15% कंपाउंडिंग के लिए, तो ये एक स्टॉक है कि एज एन एलोकेशन किया जा सकता है। बाकी नियर टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए मैं अवॉइड करने की राय दूंगा अपोलो हॉस्पिटल के लिए। पोर्टफोलियो स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स, नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन आते हुए दिखे हैं। पर राहुल, कल एक शार्प रिएक्शन आरती इंडस्ट्रीज़ पर भी था। देखिए, कंपनी ने वॉल्यूम गाइडेंस ज़रूर दी, पर मार्जिन की गाइडेंस से जो है वो थोड़ा सा बचते हुए नज़र आए, और काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन उसमें देखने को मिला, 15% से ज़्यादा टूटता हुआ नज़र आया। क्या आपको लगता है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन था, या फिर मिड टर्म कंसर्न्स जो हैं वो रह सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ पे? यहाँ पे कोई व्यू? ओके, शायद राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है, पर फिर से एक बार उनसे टेक आरती इंडस्ट्रीज़ पे खास तौर से लेना चाहेंगे। पर सोनी, एक बार टेक्निकल सेटअप कैसा है इस पे आप राय दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 620 उसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। क्या इस बार उन लेवल्स को वो होल्ड करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, या फिर और भी गिरावट हावी हो सकती है? सृष्टि जी, यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे स्ट्रक्चर काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। 200 EMA को भी ब्रेक किया है कल क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर बने जाएगा। 650 का रेजिस्टेंस है, तो टुवर्ड 650 अगर एक बार नजर आता है, वहां पे सेल ऑन राइज की वैल्यू बन जाएगी, और अगेन टुवर्ड 620 610 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो जब तक वो 650 को रिक्लेम नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू बने जाएगा। एक यहाँ पे 650 से 600, यही एक ब्रॉड रेंज मुझे लग रहा है कि थोड़ा इसी रेंज पे प्ले करने की, थोड़े दिन के लिए यही इसी रेंज पे प्ले कर सकता है। 600 to 650 एक ये रेंज है आरती इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इसको आप वॉच ज़रूर करिए। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न स्टॉक्स, और रोज़ की तरह शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट के साथ। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सृष्टि, हीरो मोटोकॉर्प जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा, हमारा पहला स्टॉक है। नतीजे देखें तो लार्जली हम कह सकते हैं कि स्लाइट मिस हुई एस्टिमेट से, हालांकि कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है। उन्होंने कहा जो रिकवरी है 125cc सेगमेंट में, यहाँ पे जो है एक अच्छी मार्केट शेयर ग्रोथ की जो है अनुमान है। इसके अलावा कंपनी के जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पे ब्रांड बिल्डिंग पे जो है ओवरऑल फोकस रहेगा। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे अच्छे सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। NIMs में भी स्टेबिलिटी आई है, गोल्ड लोन AUM में भी ग्रोथ आया है। मणप्पुरम फाइनेंस के भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और लगभग 15% का जो है इनलाइन जो है आप कह सकते हैं गोल्ड लोन ग्रोथ का जो है अनुमान कंपनी ने दिया है। नायका की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, BPC सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, और इंटरेस्टिंगली 2 एक्विजिशंस जो हैं उस पे अपनी स्टेक बढ़ाए हैं। लगभग 300 करोड़ का जो है इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है। पिरामिल एंटरप्राइजेज वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि जो डिसबर्समेंट्स है रिटेल सेगमेंट में, स्प्रेड्स में, उसमें बढ़ोतरी आई है, स्पेशली हाउसिंग सेगमेंट को लेके। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता ने जो है अप्रूवल दे दिया है लगभग 2.6% स्टेक की जो है ओपन मार्केट में बिकवाली करने के लिए OFS के ज़रिए। प्राइसिंग नहीं कहा गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि थोड़े से डिस्काउंट भी हो सकता है। वेदांता जो है इसके कारण जो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो वेदांता के लिए रहेगा, क्योंकि वो अपने डेट कम कर सकते हैं या अपनी कैपेक्स को फंड कर सकते हैं। जुबलेंट इंग्रेविया हमारा 7वां स्टॉक, रेयर एंटरप्राइज से मिलेंगे 21 अगस्त को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंड हाउस है, तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रहेगा। HEG की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है शेयर स्प्लिट को लेकर, अगर आप 1 शेयर होल्ड करते तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज जो हम सेगमेंट है उस पर बात करें तो मैक्स एस्टेट्स फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है मैक्स एस्टेट्स में, और यहाँ पे इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है लगभग 700 रुपीज़ पर शेयर, और वो कह रहे हैं कि जो NCR रीजन है वहाँ पे अच्छी डिमांड जो है ब्रांडेड डेवलपर्स के लिए देखने मिल रही है लग्जरी सेगमेंट में, और जो न्यूयॉर्क लाइफ के साथ पार्टनरशिप हुआ है उसके कारण जो है वैल्यू कमर्शियल बिजनेस में भी दिखती है। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आपके रडार में आज होने चाहिए।
सारे ट्रेड हमने पता कर लिए हैं। एक काम करते हैं जरा, क्योंकि 9:07 हो गए हैं, लेवल्स टू फ्रीज होने ही वाले हैं। मैं आपको एक बार जरा नोटिस कराता हूँ, 40 पॉइंट से ज़्यादा बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहे आज हम। ऑल्दो आज गिफ्ट निफ्टी भी आपको इतना ही दिखा रहा था, तो ये गैप वैसे देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा काम का आपका नहीं है। वजह क्योंकि 40 पॉइंट जोड़ने पर भी आपको ये 24,200 के ऊपर नहीं खुल रहा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आज दिन भर की कसरत या मेहनत वो 24,200 के ऊपर लेके आने में और उसकी क्लोजिंग करवाने में लगेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप थोड़ा और खिसके तो आपके मन में फियर बैठेगा, डर बैठ सकता है कि बाज़ार थोड़ा और नीचे जा सकता है। जब 40-45 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल रहा है तो बैंक निफ्टी को एथिकली कम से कम 150 पॉइंट तो ऊपर खुलना ही चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी खुल रहा है सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर, तो ये भी अपने 50,000 के लेवल के ऊपर नहीं खोल रहा। कुल मिला के आज जो सुबह हमारी चर्चा हो रही थी कि या तो आप कुछ नहीं करें या तो सेल ऑन राइज का भी फिलहाल मार्केट है, और ये नेचर आपने खुद से देख लिया है कि बाज़ार अब पुल डिप को बॉट नहीं करता। कोई भी डिप आ रहा ना, उसको ख़रीद के एकदम से तूफ़ानी रेस नहीं लगाता जो आज से पहले आप 1.5 महीना पहले देखते थे। और इसके पीछे की रीज़न जो मैंने कैलकुलेट किया वो आपको मैंने बता भी दिया। मेरे को बहुत बड़ा रीज़न FIs की होल्डिंग लगती है जो इस समय एब्सेंट हो चुकी है और 50% से भी कम खिसक चुकी है। खैर एनी हाउ, एक दो चीज़ें और भी हैं, मैं आपको ज़रा HDFC की क्लोजिंग भी बता देता हूँ। HDFC का जो लो फ्रीज़ हुआ है लेवल्स, एक्चुअली क्लोजिंग नहीं, वो है 1606, तो ये बचाना होगा। और 2900 रिलायंस का है, ये बिल्कुल सपाट खुल रहा है आज। तो आज कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मेरे को लेवल्स के हिसाब से, अगर आप चेक कर रहे हैं तो। मैं एक काम करता हूँ, कुछ और शेयर्स पता कर लेता हूँ जहाँ पर आज फिर से ट्रेड बनता है कि नहीं, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम क्लोजिंग की तरफ, माफ़ कीजिए ओपनिंग की तरफ आएंगे और ओपनिंग में ज़रा चेक करवाएंगे सब चीज़ों के बारे में। विप्रो एक बार ज़रा चेक करना सोनी, विप्रो शेयर ठीक लग रहा है क्या? बॉटम बन रहा है क्या आपको? ये एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे ना, अपवर्ड ट्रेंड लाइन, तो आपको देखेंगे बॉटम पे खड़ा हो गया ये। डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो 502 504 को एक बार टेस्ट कर सकता है। वहां पे रेजिस्टेंस है, अगर उसको होल्ड करके क्रॉस करता है तो डेफिनेटली और एक अपसाइड नजर आएगा, और तब हम कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बॉटम आउट हुआ है। करंट लेवल से इंपॉर्टेंट है 485 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसको होल्ड करना चाहिए आज फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे, तब मोस्ट लाइकली एक अपसाइड का टिक आ सकता है। तो आई थिंक इसको होल्ड कीजिए 485 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है राहुल घोष, हम आपसे ना स्टॉक एक्सप्रेस के कर रहे हैं शुरुआत, जरा स्पीड से सारे शेयर्स पूछेंगे। आप हमको एक लाइन 2 लाइन में भी बता सकते हैं, उसके आंसर बता भी दीजिएगा। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, जैसे आप बोलेंगे हम उसकी स्टैम्प करते जाएंगे। मैं स्पीड से आपसे शेयर ले रहा हूँ सर। पहला होगा मेरी लिस्ट में जो शेयर्स हैं वो है लॉयड इंजीनियरिंग, सर LLOYD, लॉयड इंजीनियरिंग। एक बार ज़रा ये देख के बताइए, ये आपको ठीक लग रहा है क्या? So Lloyd Engineering specifically कल का कैंडी क्लोजिंग हैज बीन एकदम डे के लो पे पूरा गेन्स दे चुका है। वीकली चार्ट पे भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, तो नहीं बाय तो नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं 77 या 77.5 के नीचे विद अ स्टॉप लॉस एट 78.2। इंजीनियरिंग का ये एक सपोर्ट एरिया है जो मैंने अपने चार्ट पे दिखाया, एक बार ज़रा दिखा दीजिएगा, तो हम यहीं से आपको नोटिस करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में हमको डालना पड़ेगा शेयर, बट ये इसी कैटेगरी से मैंने आपको ये शेयर जो है मोटा मोटी दिखा दिया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर ज़रा और चेक करवा लेते हैं आपसे। एक सर ज़रा पतंजलि चेक करना, पतंजलि राहुल सर, पतंजलि में क्या करें आज? पतंजलि स्पेसिफिकली चार्ट का स्ट्रक्चर सिमिलर है क्या? कल हाई से सेल ऑफ हुआ है, बट अभी भी स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट टेक्सचर को देखते हुए जहां पे बाइंग बहुत ब्लीक है, 1820 के ऊपर बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। एक डिमांड जोन भी है नीचे की तरफ 1720 पे, तो एकदम बीच में ऊपर के साइड पे लॉन्ग कर सकते हैं या नीचे के साइड में भी आता है तो लॉन्ग कर सकते हैं, ये दोनों स्पेसिफिक लेवल पे। ठीक है सर, एक बार जरा टेक्समैको और चेक करना, टेक्समैको इंफ्रा के नाम से कंपनी होगी, टेक्समैको इंफ्रा। तो टेक्समैको का चार्ट अगर आप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली एकदम साइडवेज ट्रेड कर रहा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। कोई ऐसा ट्रिगर नहीं दिख रहा है चार्ट पे जहां पे हम बाय कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा।
एक बाई जोन है टेक्समैको पे 113 के आसपास, अभी तो बहुत दूर है, 126 के आसपास चल रहा है, तो कोई पोजीशन फिलहाल नहीं बन सकता है टेक्समैको चार्ट पर्सपेक्टिव को लेके। एवर रेडी चेक करना, एवर रेडी इंडस्ट्रीज के नाम से है, एवर रेडी इंडस्ट्रीज। एवरेडी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा करेक्शन अभी आ सकता है। कल का हाई 490 से एक बहुत ही फियर सेल ऑफ आया है और कैंडल जो पॉजिटिव था वो बिल्कुल डेज लो के आसपास क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा भी 458 के नीचे आपको दिख जाए तो सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, विच कैन टेक द स्टॉक टू 440 लेवल्स, जहां पे द नेक्स्ट बाइंग लेवल इज देयर। ठीक है, धोनी पटेल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 1.5 मिनट का समय रह गया मार्केट ओपनिंग का। धोनी मैम नमस्ते, बताइए आपको अपने ट्रेड बता दीजिए पहले। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। और डेफिनेटली सबसे पहले तो मैं एक अपडेट देना चाहूंगी कि कल हमने HDFC बैंक सुबह 9:40 की जो हमारी ऑप्शन की चैंपियन की कॉल थी उसमें वहां पे पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। 23 रुपए में वहां पे खरीदने की राय दी थी। टारगेट हमारा 37 का था। कल हमने 34 का हाई बनाया है और यहाँ ओवरऑल जो ओपनिंग देखने को मिल रही है, फिर भी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका वीक है, तो आज के सेशन में यहाँ पे इसका टारगेट हिट होता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बांध ले। तो HDFC बैंक के अंदर जो शॉर्ट साइड की हमारी ट्रेड थी वो यहाँ पे प्रॉफिट साइड पे क्लोज हुई है। दूसरा, आज के सेशन में यहाँ पे जो मेरा फोकस बन रहा है, तो काफी सारे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना सपोर्ट यहाँ पे लेवल टेस्ट करा है। सबसे पहला यहाँ पे अगर मेरा फोकस बन रहा है तो आप यहाँ पे LIC का चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो वहां पे डेफिनेटली एक गिरावट गहराती हुई दिखी है, बट ओवरऑल इन द एंड ऑफ द सेशन यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली थी। तो LIC में एक यहाँ पे बाउंस ट्रेड बनता है। करंट लेवल से आप इसके अंदर बाय करें तो आपका टारगेट ऊपर जो है वो इंट्राडे बेसिस पे 1060 तक का बनेगा और स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है तो आप 1025 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चले। दूसरा ट्रेड जो यहाँ पे वो बन रहा है वो यहाँ पे बनता है IRCTC के अंदर। यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर हमने देखा मार्केट खुलने के बाद ही लेंगे। LIC हमने नोटिस कर लिया, अब आपका दूसरा ट्रेड हम मार्केट खुलने के बाद ही लेंगे, है ना। LIC तो हमने आपका नोटिस कर लिया, थोड़ा हम लेट हो गए आपसे पूछने में भी। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट अब थोड़ा खुल रहा है, हम थोड़ा उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। 45 पॉइंट की बढ़त के साथ पहला टिक आपको दिखेगा। 55 पॉइंट बैंक निफ्टी का आपको पहला टिक दिखेगा। देखते हैं क्या करते हैं। आज रिलायंस HDFC पे काफ़ी दारोमदार है कि अपनी लेवल्स को ना तोड़े बल्कि मार्केट की हेल्प करें। पहला टिक 40 पॉइंट के बाद सीधा 37 पॉइंट का है, थोड़ा एडजस्ट होने दे रहे हैं। 40 पॉइंट की बढ़त अभी सिर्फ बैंक निफ्टी पर है। तो दोनों ने जो शुरुआती अपना जो टिक दिखाया ना उसके बाद एडिशन नहीं किया, कुछ भी पॉइंट्स में एडिशन नहीं है, तो ये थोड़ा वेट करने की आपको या सब्र रखने की मैं बोलूँगा कि थोड़ा ज़रूरत है इस समय। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला है। इंडिया विक्स के अंदर अभी तक किसी तरह का कोई टिक नहीं है। HDFC 6 रुपये ऊपर है, रिलायंस 7 रुपये नीचे है। तो फिलहाल इन दोनों के बीच में अलग अलग का कशमकश आपको दिख रही है। धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक अपनी बढ़त को खो रहा है और अभी 12 पॉइंट नीचे है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि बैंक निफ्टी वैसे भी वीक है और एक कभी भी पुल बैक, कोई भी बॉट जो हो रहा है, डिप हो रहा है, उसको बॉट नहीं हो रहा आजकल। तो ये एक समस्या है बाजार के सामने खड़ी हुई है। देखते देखते निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है और इंडिया विक्स हालांकि टूटा है आज। इंडिया विक्स का जो पहला परसेंटेज आया वो 10% नीचे का है, यानी कि फेयर घटा हुआ है। एक बार दिखाएंगे आप इंडिया विक्स, पहले दिखाइएगा एक बार। हाँ, 10% नीचे आए, लेकिन उसके बावजूद बाजार अभी ऊपर नहीं आए हैं। थोड़ा समय दीजिए। अगर इंडिया विक्स इतना ही टिका रहता है नीचे, 8 से 10% नीचे टिका रहता है, तो ट्रस्ट में मार्केट ज़रूर पुल बैक दिखाएगा और ये पुल बैक काफ़ी शार्प भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए इंडिया विक्स के नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। अब ऑलमोस्ट इंडिया विक्स फ्लैट हो चुका है। बड़ा अजीब सी बात है, मिलता है पहली बार ऐसा देखा कि 10% के बाद सीधा इंडिया विक्स फ्लैट हो जाए और उसके बाद हरे निशान में आ जाए। वापस से देखा होगा इंडिया विक्स एक बार अपनी स्क्रीन पर, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब थोड़ी देर पहले आपने 8% देखा होगा, इसी स्क्रीन से देखा होगा इंडिया विक्स को। अब आप जरा चेक करोगे तो आपको 0.31% बकायदा ऊपर दिखेगा। तो बहुत स्पीड से ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। ठीक, बट कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। बट मार्केट अभी भी एक टाइट रेंज के अंदर है। 24,000 का एक सपोर्ट है, 24,200 पार होने पर ही स्लाइटली कवरिंग आने के चांसेस है, नहीं तो नहीं आएगी। ये बात अपने दिमाग में आप रखिएगा और दोनों तरफ से ओपन रखें माइंड को। हाँ, सिर्फ बायस होकर आप तेज़ी खेलेंगे तो फंस जाएंगे, बायस होकर मंदी खेलेंगे तो फंस जाएंगे।
जो बाज़ार कह रहा है उसको कहना और मानना सीख जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। प्रॉब्लम ख़त्म कभी नहीं होती है, थोड़ी कम हो जाएंगी, बस इतना ही होगा। आगे बढ़ें। आज जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दी, अब मैं ज़रा कुछ आपको बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स दिखा देता हूँ या बता देता हूँ। पहले टॉप 50 काउंटर से शुरू करते हैं। हिंडाल्को दिखाइए एक बार ज़रा स्क्रीन पर, वो आज बढ़कर खुला। सिप्ला के अंदर शुरुआती बढ़त है, टेक महिंद्रा के अंदर शुरुआती बढ़त है, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर शुरुआती बढ़त है, LTI माइंडट्री है उसके अंदर शुरुआती बढ़त है। तो ये शुरुआती बढ़त वाले शेयर्स हैं, लेकिन इन सब में से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको 1% से ऊपर दिख रहा हो, ज़्यादातर शेयर 1% के नीचे हैं। अब गिरने वाले शेयर्स चेक कराता हूँ। टॉप 50 काउंटर्स में से डिविस लैब नीचे है, हीरो मोटोकॉर्प नीचे है, अडानी एंटरप्राइजेज भी आज कमज़ोर है, और इसके अलावा अल्ट्रा सीमेंट और ICICI बैंक जो कल बाज़ार की काफ़ी हेल्प कर रहा था वो भी आज कमज़ोर है। अडानी ग्रुप में से आज मिक्स एंड मैच है, ऐसा नहीं कि सभी शेयर लाल निशान में, कुछ शेयर हरे निशान में भी हैं, जैसे अंबुजा हरे निशान में है, एनर्जी सॉल्यूशंस आपको हरे निशान में दिखेगा। और जो गिरावट भी है ना वो बहुत ज़्यादा किसी में भी नहीं है, 1% से ज़्यादा कोई भी शेयर टूटा हुआ नहीं है। अडानी के शेयर वैसे आप थोड़ा नोटिस करते रहिए, इसमें वो शाम तो ख़त्म हो गया। आज हमने एक बार भी सुबह से लेकर शाम, अब दोपहर हो गया, मतलब मार्केट खुल चुकी है, इसके बीच में एक बार भी हिडलबर्ग का नाम नहीं लिया, ना मैंने लिया ना ही गेस्ट ने लिया। तो हमने जो बात आपसे परसों कही थी कि आप भूल जाएंगे एक दिन के बाद हिडलबर्ग नाम की कोई बला भी सिस्टम में आई थी, तो वो भूल ही चुके हैं, इसलिए तो चर्चा नहीं हो रही है, नहीं तो चर्चा ज़रूर होती। फिर भी आपको थोड़ा सावधानी के साथ अभी ट्रेड करना है। कौन सी ग्लोबल पे कौन सी खबर आ जाए ये किसी को भी अभी नहीं पता है। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है इस समय। बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट की गिरावट है, निफ्टी इस समय करीब 2-4 पॉइंट ऊपर आके कामकाज कर रहा है। हीट मैप एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ चल रही है। ये अभी तो हीट मैप हम स्टॉक्स का दिखा रहे हैं, अगले सोमवार आते आते तक हम आपको सेक्टर्स का हीट मैप भी दिखाने लग जाएंगे, ताकि सेक्टोरियली मूवमेंट को आपको पकड़ने में बहुत आसानी हो पाए। ऊपर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको हिंडाल्को, टाटा मोटर्स जैसे दोनों बढ़िया प्लेयर मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स तो आपको पता ही 1000 के ऊपर आती है, स्पीड से चलने लगता है, तो आप देख रहे होंगे 1000 के ऊपर का नंबर इसको दिख रहा है आपको। टेक महिंद्रा IT में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा आज प्ले कर सकता है। आज निफ्टी IT इंडेक्स भी ओपनिंग अच्छी हुई है, और आपको ध्यान है US के अंदर भी नेस्डैक की कल की क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते हैं थोड़ा बहुत IT के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। डिविस लैब आज टूटा, हीरो मोटोकॉर्प टूटा, अल्ट्रा टूटा, ये सब के सब वेटेज 1-2% की है। फिलहाल मार्केट में वेट एंड वॉच करने के अलावा भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि ना ही सपोर्ट टूट रहे हैं ना ही रेजिस्टेंस टूट रहे हैं। जोर की चर्निंग हो रही है मार्केट के अंदर, जोर की शेकिंग हो रही है मार्केट के अंदर, इसी को एब्जॉर्ब करना है आपको अपने हिसाब से। बस ये मोटा मोटी मेरा तो आज की रीडिंग है। आज मैं कोई शेयर प्लस नहीं करूँगा, कोई माइनस नहीं करूँगा। मेरे को ऐसा अभी कोई एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर दिख नहीं रहा। हमने कल से अपने आप को साइडवेज करके बिठा रखा है, हमें मार्केट में कुछ भी अच्छा और कुछ भी ख़राब नहीं दिख रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छोटे मझोले शेयर्स क्या हो रहे हैं, उसके अंदर क्या ट्रेड हो रहा है, और साथ ही ओपनिंग के सौदे क्या, ये मेरे दोनों सहयोगी आपके सामने रख रहे हैं। बाजार में सुस्ती का माहौल है, 24,150 के आसपास से निफ्टी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की सी वहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ICICI बैंक आज लीड कर रहा है गिरावट को, और उसके पीछे पीछे एक्सिस बैंक में भी करीब आधे से पौने % के आसपास से गिरावट है। लेकिन अगर हम मिड कैप स्पेस की बात करें तो कुछ शेयर जहां पर खबरें हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि तेज मूव आ रहा है। SJVN से शुरुआत करेंगे, 6% के आसपास से तेजी है। हमने देखा था कि नतीजों में आय में 30% के आसपास का उछाल था, तो ये शेयर चल रहा है। नायका के नंबर्स ठीक ठाक आए थे, 3% के आसपास की तेजी इस शेयर में है। आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स विंड एनर्जी, ये दोनों शेयर, चूंकि आइनॉक्स विंड एनर्जी आइनॉक्स विंड की ही सब्सिडरी कंपनी है, ये दोनों शेयर आज फिर से चल रहे हैं। नंबर्स अच्छे आए थे और कुछ नए ऑर्डर्स आए थे, उसके दम पे हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी बनी हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रा ग्रीन टेक कल की बढ़िया तेजी के बाद आज उसको कंसोलिडेट करा, 2 से 2.5% के आसपास तेजी आज भी हम देखने को मिल रही है। जोमैटो पर भी आप नजर रखिएगा, 260 रुपए के आसपास का भाव है, जोमैटो भी चल रहा है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो उसमें आपको मैक्स फाइनेंशियल दिखेगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने RBI और SEBI से जो एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल वाली जो डील है उसमें जांच को थोड़ा सा गहरी जांच करने के लिए कहा कि और आप थोड़ा सख्ती से जांच कीजिए। ये शेयर कमजोर आपको दिखेगा। फार्मा में थोड़े थोड़े मूड खराब है, डिवीज ग्रेन्यूल्स, ये शेयर आपको थोड़े से कमजोर दिखेंगे। कैडिला में भी आज थोड़ी कमजोरी का माहौल दिखेगा। लेकिन दूसरी साइड पे केमिकल फर्टिलाइजर में GNFC 4% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, और कुछ मेटल स्टॉक्स में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, जिसमें कि सेल होगा, नाल्को है, ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। संवर्धन मदरसन के नतीजे कल आए थे, और हम देख रहे हैं कि शेयर में हालांकि बड़ी तेजी नहीं है, 1.5 से 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो ये है मिड कैप का मूड। बहुत ज्यादा एक्शन वहां पर भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। चुनिंदा वो शेयर ही चल रहे हैं जहां पर खबरों का एक्शन है या फिर नतीजे जहां पर अच्छे आए हैं। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि आपके लिए शुरुआती
ट्रेड में मौके कहां पर बन रहे हैं, लेकर आएंगी ओपनिंग ट्रेड। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सोनी, ध्वनि और साथ ही राहुल शाह भी मौजूद हैं। और अब स्वागत करेंगे रजत बोस का भी, उन्होंने भी समय निकाल के हमें अभी ज्वाइन किया है। तो रजत जी, चलिए आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? देखिए, मैं आज प्राइमरीली स्टेट बैंक के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट एक पुल बैक रैली अभी दिखाई दे रहा है, बट ये वो पुल बैक रैली पार करके ऊपर जाना इसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो मैं इसमें बोलूंगा कि ऊपर अगर मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसका जो मूवमेंट है ये देख के लगता है कि 816 के ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जहां तक इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 760 के नीचे है, तो 760 तक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जाने की, शॉर्ट टर्म में ही वो पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें एक बेरिश बेल्ट होल्ड जैसा फॉर्मेशन बना है और मूविंग एवरेज की संकेत भी है कि एक बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होगा। और दूसरा जो काउंटर आप थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे, स्टील अथॉरिटी, उसमें अभी मुझको लगता है एक सकर्स रैली हो रहा है, तो वो सकर्स रैली में ये ज्यादा दूर पहुंचेगा ऐसा उम्मीद मेरा कम है। मैं बोलूंगा कि इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है 133 रुपया, उसी के ऊपर में स्टॉप लगाइए। और नीचे अभी जो भाव है यहाँ से ये नीचे की तरफ पे जाए और 121 से लेके 118 तक भी जा सकता है। ये जो दोनों शेयर की जिक्र मैंने खुद चला के किया है आपसे, इसमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो राजा जी ने अपने कॉल्स के साथ अपना डिस्क्लोजर भी दे दिया है और साथ ही 2 काउंटर्स हैं जहां पे बिकवाली आप कर सकते हैं। थोड़े से और अगर ऊपर मिले तो उतना बेहतर है। SBI और साथ ही सेल, यहाँ पे आपको जो है आप यहाँ पे सेलिंग के मौके जो है तलाश सकते हैं। दोनों ही काउंटर्स पर नज़र रखिए। ध्वनि, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कौन से हैं आपके स्टॉक्स? LIC हमने प्री ओपन में नोटिस ज़रूर किया था। डेफिनेटली। और उसके बाद जो दूसरा पिक यहाँ पे एक IRCTC पे भी मेरी नजर जाती है, बट ज्यादा कन्विक्शन मेरी IT की तरफ झुकती हुई दिख रही है अभी। HCL टेक जो है उस काउंटर के अंदर अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखें तो 30 मिनट्स पे यहाँ पे प्रीवियस 6 दिनों से जो एक रेंज बन रही है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो HCL टेक के अंदर यहाँ पे बाय बनता है। करंट लेवल से आप इसको बाय कीजिए। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 1640 और फिर उसके बाद 1655 तक के बनते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मेंटेन करके रखना रहेगा, तो नीचे की तरफ में आप 1598 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो 1598 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। HCL टेक, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कल हमने देखा था कि 2% से ज़्यादा की तेज़ी नैस्डैक में भी थी, तो इसके चलते आप IT काउंटर्स पे नज़र रखिए। मार्केट थोड़े वॉलेटाइल ज़रूर हो रहे हैं, हो सकता है IT काउंटर्स थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दें। पर अब सोनी, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कोई अपडेट्स हैं तो वो भी शेयर कीजिए, साथ ही कोई फ्रेश कॉल्स आपकी जहाँ पे हैं वो बताइए। सृष्टि जी, पहला जो आज मॉर्निंग में हमने रेकमेंड किया था रैमको सीमेंट में शॉर्ट जाने की, वहां पे करीबन 1% का मुनाफा आ रहा है, तो उस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो मार्केट अभी इमीडिएट एक मिड पॉइंट पे है, तो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी इस लेवल पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि अभी सेल होगा कि बाय होगा, बट वेटेज मेरा अभी भी थोड़ा सा सेल के साइड में है। सो कॉशियस आउटलुक मेंटेन कीजिए। आज इंट्राडे के लिए ओपनिंग ट्रेड यहाँ पे गुजरात गैस में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी, जो कि 600 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है और कंटिन्यू कर रहा है। आज उसी लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। फ्यूचर्स में आप सेल कर सकते हैं। फ्यूचर्स में आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है 597.5, जो कि डे हाई का है। उसी लेवल पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और इंट्राडे पे टारगेट आपका 584 रहेगा, दूसरा टारगेट 580 का रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में कई सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो अब सेल की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। हालांकि कुछ एक काउंटर्स आपको मूव भी दिखा रहे होंगे पॉजिटिव साइड, बट जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी संख्या जो है थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है।
साथ ही गुजरात गैस, यहाँ पे आपको सोनी ने एक सेल कॉल दी है, इस पे आप नज़र रखिए। रामको सीमेंट्स भी उन्होंने ओपनिंग से पहले बताया था, तो खुलने के बाद वहाँ पे भी कुछ मौके ज़रूर मिले हैं। पर राहुल, अब आपके पास आना चाहेंगे, एक स्टॉक जिसके बारे में आपसे जानना था वो था आरती इंडस्ट्रीज़ में। आप पहले भी इस पे आपसे टेक लेना चाह रही थी, क्योंकि अर्निंग्स के बाद और जिस तरीके की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, गाइडेंस इस बार उन्होंने नहीं दी, काफ़ी शार्प रिएक्शन था। पर राहुल, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वैल्यूएशन सपोर्ट अब ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी आगे वॉल्यूम को लेकर तो पॉजिटिव है, पर गाइडेंस ने शायद काफ़ी निराश किया है। पर क्या ये रिएक्शन थोड़ा सा ओवर दिखा? यहाँ पे कुछ खरीदारी के मौके हैं, या अभी थोड़ा सा इससे बच के रहने में ही सलाह है? तो मेरे ख्याल से हम देखें तो पूरा केमिकल सेक्टर एज अ होल जो लास्ट 2 साल के अंदर हमने देखे हैं तो अंडर परफॉर्मर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्केट लीडर अतुल से बात करें तो मेरे ख्याल से एंटायर सेक्टर हैज बीन अंडर परफॉर्मर। तो ऑब्वियसली आरती की गाइडेंस में के पीछे मेरे ख्याल से स्टॉक में रिएक्शन जोरों से आया है। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रहना भी है इस सेक्टर के अंदर, तो सेक्टर लीडर के अंदर रही है। तो मेरे ख्याल से अतुल के अंदर रही है रेदर देन आरती इंडस्ट्रीज के। तो अतुल के ये टाइम पे एनालिस्ट मीट में उन्होंने बोला भी है कि लास्ट 2 साल के बाद अभी दिख रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर अच्छे रहेंगे और नेक्स्ट 2 साल अच्छे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आई वुड नॉट बाय आरती इवन इफ द स्टॉक हैज कम डाउन, बट आई वुड गो इनटू द सेक्टर लीडर जैसे अतुल, जिसका कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग था और लग रहा है कि जो बाहर आता है वो दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो आई वुड रेकमेंड अतुल, यहाँ से 20% का अपसाइड दिख सकता है इन अ केमिकल स्पेस। ठीक है, तो अतुल लिमिटेड यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं, केमिकल स्पेस से ये पसंद आ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज़ की, तो वो इतना पसंदीदा नहीं है। अगर केमिकल स्पेस में से किसी एक काउंटर पे ध्यान लगाना है तो वो अतुल लिमिटेड हो सकता है। पर इस बीच अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक अब फिलहाल जो है वो डे लो पे आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी गिरावट है। साथ ही निफ्टी 50 कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हिंडाल्को नतीजों के बाद और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद एक रीबाउंड ज़रूर दिखा रहा है। कुछ अन्य मेटल काउंटर्स, वेदांता ऐसे स्टॉक्स भी थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आए हैं। पर इस बीच पिरामल एंटरप्राइज, सोनी, हमने आपसे इस पे राय ली थी जहाँ तक मुझे याद है, और देखिए एक CLSA का डाउनग्रेड का भी हमने जिक्र किया था और उम्मीद भी थी कि काफ़ी वीक हो सकता है ये काउंटर। पर 920 सोनी, कहीं ना कहीं इसका एक 50-डे मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा स्थिर होना चाहिए या और भी वीक हो सकता है अब? पे था, बट एक टिल्टेड वेटेज मेरा यहाँ पे आ रहा था कि शायद मोस्ट लाइकली ये सेल की तरफ ही जा सकता है। सो वो 940 को एक बार टेस्ट कर सकता है, वो लेवल हो गया है, उसको ब्रेक भी किया इनफैक्ट। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 EMA को अप्रोच कर रहा है, 913 का लेवल है जहां पे वो अप्रोच कर रहा है 200 EMA को। बहुत क्रूशियल रहेगा, अगर उसको ब्रेक करते हैं तो पोजिशनली वो सेल पे चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इस लेवल पे बाय मत कीजिए। मार्केट में स्ट्रेंथ वैसे भी बहुत वीक होते हुए नजर आ रही है, सो मोस्ट लाइकली सेल की इन तरफ इसको होल्ड कीजिए। अगर किसने सेल किया है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 940 पे और इसको प्रॉफिट पार्शियली बुक कर दीजिए। फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे अवॉइड करना बेटर है। पिरामल एंटरप्राइजेस को लेकर ये व्यू, मैक्स फाइनेंशियल को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शेयर लगातार 4 दिन से गिर रहा है और 4 दिन में 100 रुपए के आसपास की गिरावट हो गई है। दरअसल 2-3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेबी को और RBI से कहा है कि वो जो फ्रॉडुलेंट एक्ट वाला जो मामला है एक्सिस बैंक के साथ डील में, उसकी जांच को थोड़ा सा तेज करें। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ रही है। नतीजे अच्छे आए थे, बाजार ने उसको कंप्लीटली उसको अवॉइड किया है। आप देखिए ब्रोकरेज हाउसेस की जो रडार पर भी शेयर है, ये 1270 रुपए का लक्ष्य है UBS का और जेफरीज का टारगेट है 1220 रुपए का। दोनों की राह है खरीदारी करने को लेकर, लेकिन स्टॉक में देखने की मोमेंटम थोड़ा सा खराब हुआ है। रजत सर, 4 दिन की लगातार गिरावट सपोर्ट्स के आसपास है या फिर यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं इसको? देखिए, मैक्स फाइनेंशियल की सपोर्ट काफी नजदीक पे ही है, क्योंकि इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 971 पर है अभी। तो इस लेवल पे फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 महीना बाद में जब दोबारा 200 डे को टेस्ट करेगा, एक बार उस लेवल को टेस्ट करने के बाद में एक बाउंस आ सकता है। उसके फिर जब दोबारा नीचे जाए तब आप सेल कीजिए, क्योंकि अभी
सेल करने से ट्रैप होने की संभावना है। ऐसे भी ये तो नीचे की लेवल से काफी ऊपर चल चुका है। अभी इसमें थोड़ा वॉच करिए क्योंकि 50 डे इसका रेजिस्टेंस देता है और 200 डे इसको सपोर्ट देगा। बीच में ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सपोर्ट के आसपास ही है फिलहाल ये शेयर। सोनी, आप जरा वी गार्ड इंडस्ट्रीज को चेक कीजिए, लगातार ये भी शेयर चल रहा है। भाव की बात करें तो प्राइस हो गया 565 रुपए का, मतलब देखते ही देखते 500 रुपए को क्रॉस किया, उसके बाद 65 रुपए और जोड़ लिए वी गार्ड ने। और चलेगा क्या ये? अभिषेक जी, ऐसे मार्केट में भी ये स्टॉक 8.5% ऊपर है वॉल्यूम के साथ। ब्रेकआउट तो दिया है 530 के ऊपर, बट स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। ऑलरेडी अगर कोई लेके रखे हैं 530 पे, स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करके होल्ड कीजिए। एंड एक एक्सटेंडेड टारगेट्स 585 को एक बार टेस्ट कर सकता है, बट अगर कोई लेके रखे हैं कल के लेवल से तो प्रॉफिट पार्शियली बुक कर दीजिए। 530 को स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कीजिए। मार्केट अगर ब्रेक करता है तो डिफिकल्ट रहेगा कि कोई भी ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स आज कंटिन्यू कर सकता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डाइसी सिचुएशन, सो यहाँ पे रिस्क ज्यादा मत लीजिए। अगर प्रॉफिट में है तो यहाँ पे बुक कर देना वाइज। ठीक है, वी गार्ड को होल्ड करने की सलाह है। प्रताप स्नैक्स में आज हम देखने की रिबाउंड है। ये शेयर थोड़ा सा डाउन टर्न में था, ये आज इसमें 8-9% की सॉलिड तेजी है प्रताप स्नैक्स में। अच्छी चीज़ ये होगी यहाँ से कि देखिए अब त्योहारों का सीजन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और इन कंपनीज के लिए जो स्नैक्स वाली हैं, जो कहीं ना कहीं मिठाइयों के काम से जुड़ी हैं, उनके लिए ये सीज़न अच्छा होता है, फेस्टिव सीजन। प्रताप स्नैक्स, इसके जरा चार्ट देख के आप बताइए रजत सर, क्या इसको खरीदना चाहिए? मैं एक्चुअली इसका स्पेलिंग मुझको आता नहीं है, क्या ट्रेडिंग व्यू में मुझको मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, प्रताप स्नैक्स, PRATAAP। ओ, बीच में एक ए डायमंड के नाम से सर सर्च कीजिए, शायद मिल जाए। अच्छा ठीक है, चलिए आप एक बार खोज के रखिए। अच्छा ठीक है, सोनी आप व्यू देंगे इस पर, प्रताप स्नैक्स पर? जी एक सेकेंड। 866 का यहाँ पे CMP है। सॉरी, यहाँ पे मुझे लगता है कि 810 के सपोर्ट से डेफिनेटली एक बाउंस कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा 20-50 EMA के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 880-890 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। वहीं तक आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस 810 बहुत नीचे हो जाएगा। सो करंट लेवल से आपको 835 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 835 के स्टॉप लॉस के साथ प्रताप स्नैक्स में बने रहने की सलाह है। हमारे एक और मेहमान आयुष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं आपके स्टॉक से। बाजार में आपने कुछ खोजा, कुछ मिला आयुष जी? कहां पर ट्रेड बन रहा है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जी। मेरा यहाँ से एक फर्स्ट है बाय कॉल HCL टेक की। अगर हम यहाँ पे बात करें तो HCL टेक का मुझे चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। अपने 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक ने निकल के ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक पॉजिटिव RSI क्रॉसओवर देख रहे हैं, और एक वीकली लाइन चार्ट में भी इसका ब्रेकआउट अवेटेड है, जो बहुत जल्दी मुझे लगता है आ जाएगा। तो HCL टेक को डेफिनेटली यहाँ से हमें बाय करना चाहिए। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 1590 का रखना है, और इसमें जो हम मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करें वो 1650 के होंगे। अभी के लिए अभिषेक जी मेरा एक ही बाय कॉल रहेगा। ये आपका एक ही बाय कॉल है और होना भी चाहिए, क्योंकि कम ट्रेड में ज़्यादा पैसा बन सकता है। इस तरह के मार्केट में ज़्यादा ट्रेड से कम पैसा बनेगा, क्योंकि आपसे हैंडल नहीं होगा, फिर कईयों के स्टॉप लॉस कटेंगे तो फिर ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। इसलिए ट्रेड कम ही रखिए। HCL टेक आज मैं सुबह भी नोटिस कर रहा था, मेरे को ज़्यादा दम नहीं दिखा, बट IT ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है ओपनिंग में, लग रहा है कि IT शेयर्स को और थोड़ा छांटना चाहिए। एक बार ज़रा निफ्टी का IT इंडेक्स दिखाएंगे आप? निफ्टी का IT इंडेक्स वो एक बार ज़रा दिखाइए, तो आपको थोड़ा और मोमेंटो, थोड़ा और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। निफ्टी का IT इंडेक्स, निफ्टी IT इंडेक्स ये वाला, ठीक है। थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, अभी तो 1% भी इसके अंदर एडिशन नहीं हुआ है। आगे बढ़े, कुछ लॉन्ग पोजीशंस चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज ताज़ा खरीदारी हुई है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है, वो ज़रा चेक करते हैं। आयुष, आपसे शुरू कर रहा हूँ मैं ज़रा। हिंडाल्को आज का टॉप गेनर भी है, बट लो वॉल्यूम है, और चलेगा क्या आज इंट्राडे में? ये 1.5% ऊपर है करीब करीब।
हिंडाल्को की बात करें तो इसमें 635 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और इसका प्रीवियस गैप रेजिस्टेंस भी है, अभी 633 के आसपास चला गया। 635 के ऊपर स्टॉक निकलता है, थोड़ा सस्टेन करता है तो डेफिनेटली इसमें एक रैली बिल्डअप हो सकती है जो स्टॉक को ऊपर में 647 648 तक यहाँ पे लेके जा सकती है, लेकिन 635 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, तो हिंडाल्को पे आपकी ये रिकमेंडेशन आ गई। एक और लॉन्ग शेयर पता कर लेता हूँ आज। एक्चुअली मेरे पास तो मैं आपको बताऊँ, मेरे पास तो शेयर भी नहीं है पूछने के लिए। मेरे को आज तो मार्केट इतना डल लग रहा है, डल इन द सेंस मतलब एक तो देखो पुल बैक है नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब फॉल हो रहा है तो एक्सट्रीम डाइवर्जेंस के साथ हो रहा है। अब आप देखो निफ्टी अभी भी 24,000 के ऊपर ही बना हुआ है ना, 24,110 पे है, बट बैंक निफ्टी ने अपना 49,800 लेवल वाला भी तोड़ दिया और आज का जो लो टेस्ट किया है उसने लो टेस्ट किया है 650 का। ठीक, जैसे मैं आपसे सुबह भी कह रहा था कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर 2 लॉट प्लस करूंगा और मैं 49,500 का स्टॉप रखूंगा, तो मेरा स्टॉप बचा है। अगर मैंने कभी डिप में प्लस कर रहा हूँ तो अभी भी मैं उतना ही पैसे बना के बैठा हूँ, मेरा कोई प्रॉफिट या लॉस मेरा कुछ नहीं हो रहा। बट एक्सपेरिमेंट आपको ना बहुत संभल के करने होंगे। अब आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर तो ठीक है, HDFC की बढ़त के बावजूद भी अगर टूट रहा है तो फिर सोचने की बात आ रही है। मतलब मेरे से ट्रेड नहीं हो रहा आज मार्केट में, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में। मेरे को आज शेयर भी ढूंढे नहीं जा रहे, मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आपके सामने रख रहा हूँ। सोनी पटनायक एक बार ज़रा LNT चेक कर लीजिए। मैं ट्रेड तो नहीं करूँगा, बस डायरेक्शन चाहिए मेरे को ट्रेड नहीं करना है LNT में। जी डिम्पी जी, कल एलएनटी में काफी एक स्ट्रॉन्ग गिरावट नजर आई थी और आज भी अगर हम देखेंगे तो उसको ऐसे बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि रिकवरी आ रही है। सो एलएनटी में हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस है 3600 पे, रेजिस्टेंस है फॉर इंट्राडे 36-36-20 के रेंज में, और अगेन अगर टुवर्ड्स 35-40 35-30 को ब्रेक करता है जो कि कल के लो की तरफ है, उसको ब्रेक करता है तो एक सेलिंग प्रेशर दोबारा कंटिन्यू रहेगा। काफी डाइसी सिचुएशन में है बिकॉज वो अभी इमीडिएटली हल्का सा ही बस एक रिकवरी के मोड में है, बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ वो रिकवरी नजर नहीं आ रही है और मार्केट भी वैसे काफी डाइसी है। धीरे धीरे देख सकते हैं कि वो सेल होते हुए जा रहा है। आज मॉर्निंग में भी हमने एक सेल ऑन राइज की एक रिकमेंडेशन दी थी वो दोनों इंडेसेस में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। हालांकि निफ्टी में वो लेवल्स टेस्ट नहीं हुए हैं बट बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 50,000 एक बार टेस्ट करते हुए ही नीचे आ रहा है। सो यहाँ पे वो सेल ऑन राइज का अभी भी इंटैक्ट है दोनों इंडेसेस में, तो एक्सपायरी है, वॉलेटाइल रहेगा, सो थोड़ा सा इसमें अवॉइड करना बेटर है। कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके सामने रखता हूँ। रजत सर एक बार जरा आप देखना, ये वी गार्ड एकदम से ऊपर आया है आज खुलते ही। वी गार्ड एक बार जरा चेक करना सर, वी हाइफन डाल के गार्ड लिखना आ जाएगा सर। हाँ वो मिल गया, बट मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ वी गार्ड के बारे में। आप इसका वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखें, इसकी हालत जो है इस लेवल पे कोई खरीदारी करना, मैंने देखा है। ये पैराबोलिक राइज है। इस पैराबोलिक राइज पे आप फ्रेश एंट्री की बजाय मतलब फ्रेश एंट्री नहीं लेके अगर आपके पास है तो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि ये अपना 200 वीक मूविंग एवरेज से या 50 वीक मूविंग एवरेज या 200 डे बोलिए, उससे भी करीब करीब 80% बढ़ा हुआ है। 50 डे से भी अभी 40% ऊपर चल रहा है। तो इस लेवल पे मैं खरीदारी का सलाह नहीं दे सकता हूँ इसको। मैंने आप पहले भी जब बात कर रहे थे तब भी इसको देखा था। ऐसा सिचुएशन पे कोई भी फ्रेश एंट्री करके आप इंट्राडे तो खेल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई निवेश करने का निवेश नहीं करे तो बेहतर हो। सर एग्री, मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। मैंने भी शेयर देखा तो मैं जब आपने कहा इसका वीकली चेक करो तभी मैंने इसका वीकली भी चेक किया। अमूमन मैं अपने चार्ट जो है आवरली तक ही रखता हूँ, मैंने आवरली चेक किया था, लेकिन आपने कहा वीकली भी चेक करो, तो जब मैंने वीकली भी चेक किया और मैंने मंथली भी चेक किया फिर इसका, तो उसके बाद मेरे को लगा भाई मैंने तो ये शेयर ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, मेरे को ये पूछना चाहिए था कि कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैंने अपने क्वेश्चन को थोड़ा रीफ्रेम करना चाहिए था, क्योंकि मैंने मंथली और वीकली नहीं देखा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा कि आपने मेरे को नोटिस भी करवा दिया सर ये पॉइंट। चलिए एक दो शेयर मैं और आपसे पता कर लेता हूँ। रजत सर, हाँ अच्छा रजत सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज़ बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इस जब ऐसा चलता है ना पैराबोलिक राइज, तब
आप इसमें पहले से 40% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसके बाद भी फिर 30 फिर 30, ऐसा करके इसमें से एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। क्योंकि आपको ये पैराबोलिक राइज क्या कर सकता है, आपको और आपकी दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बार जाके एसआरएफ का वीकली मंथली चार्ट देखिए, वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम आफ्टर अ पैराबोलिक राइज, क्योंकि वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में चला जाता है। और अगर जब ये आपको दुख देता है, तब आप आईईएक्स को चार्ट देखिए या तो आईआरसीटीसी देखिए, जो हुआ था 2 साल 3 साल पहले मूवमेंट पैराबोलिक। कोई भी बाजार में, विश्व के कोई भी बाजार में आप पैराबोलिक राइज वाला स्टॉक देखेंगे, उसका हालत बाद में ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं इससे सबसे ज्यादा डरता हूँ। इसमें कोई निवेश कर चुके हैं, उसको अच्छा मुनाफा है तो 40% बुक कीजिए, ऊपर से फिर गिरना चालू करे तो 30% निकलिए। इस तरीका से इससे मुनाफा वसूली करना चाहिए। इंट्राडे प्लेयर के लिए हम कुछ नहीं बोलते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, स्कैल्पिंग कर सकता है, कुछ भी, बट इसमें निवेश की कोई जगह ही नहीं। ठीक है, डन सर। सर एक शेयर मैं आपसे और पता कर लूँ, आपको चार्ट देख के और हूबहू वैसा ही लगेगा जैसे वी गार्ड लग रहा है, वो है अजंता फार्मा। सर ये शेयर भी आपका हूबहू वैसे ही दिखेगा, तो थोड़ा इसके बारे में भी मैं थोड़ा अपने क्वेश्चन को ठीक करता हूँ। सर प्रॉफिट बुक करना चाहिए अजंता फार्मा में? फार्मा से वी गार्ड बेहतर है। अजंता फार्मा का वीकली चार्ट, डेली चार्ट देखिए किस तरीका से वो ऊपर चला है। इस तरीका से ग्रीन कैंडल बना बना के जो चला है, ये तो जो नीचे की लेवल पे एंट्री कर लिया उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसमें हो सकता है कि आप वो जो एसआरएफ जैसा बात किया ना मैंने, वैसे ही साइडवेज मूवमेंट देखने का ज्यादा चांस है। क्योंकि इसका पैटर्न जो है, पिछले जो मूवमेंट हुआ था उसका पैटर्न अब देखिए, इस तरीका का मूवमेंट के बाद में एक थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद में ये रेंज बाउंड मूवमेंट में चला जाता है। बट आज जो ऊपर में 3400 के आसपास जाके फिर नीचे आया है, अभी मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। इसमें फ्रेश एंट्री और नहीं बनता है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड को भी पार करके काफी ऊपर चला था। अभी इसमें करेक्शन होके एटलीस्ट एक 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की संभावना दिख रहा है। ठीक है, तो अजंता फार्मा यहाँ पर आप रखिए नज़र, और साथ ही वी गार्ड पे भी जो है रजत जी ने काफ़ी विस्तार से आपको बताया कि ऐसे स्टॉक्स में जिनमें एक ज़बरदस्त स्पाइक और एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला हो, उसमें आपको किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। इस बीच मार्केट्स में रिकवरी थोड़ी सी ज़रूर आई है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा सा ऊपर आए हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन के ज़रिए क्या होनी चाहिए आपकी कमाई की रणनीति, कहाँ पे है मौके, ये समझेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। आज ऑप्शंस के चैंपियन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा है आपका आज का ट्रेड? तो वेरी गुड मॉर्निंग। अगर देखें आईटी स्पेस में थोड़ा सा बाउंस बैक दिखने को मिल रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे एचसीएल टेक के काउंटर स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, हालांकि अपने 20 डेमा के आसपास ही सपोर्ट लेके आज थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखने को मिल रही है आफ्टर दैट कंसोलिडेशन फेज। इनफैक्ट तो 1640 की जो कॉल है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, विच इज इंटरेस्टिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर 1620 की जो कॉल है एट दी मनी की, वो बाय करें। 24 से 26 के रेंज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 9 का रहेगा, टारगेट 57 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो प्रॉफिट एज पर दी स्टॉप लॉस जो लॉसेज हो सकता है दैट इज अराउंड 6000, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है एज पर दी टारगेट इट इज अराउंड 10,800। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा आज के कॉल देने के लिए। तो एचसीएल टेक यहाँ पे आप ऑप्शंस के ज़रिए भी ट्रेड कर सकते हैं। कुछ समय पहले जो है ध्वनि ने भी इसको फ्यूचर्स के ज़रिए ट्रेड करने की सलाह दी थी। तो जी हाँ, आईटी स्पेस में एक्शन ज़रूर है, इस पर्टिकुलर कॉल पे आप नज़र ज़रूर रखिए। पर साथ ही आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 ट्रेडर्स को नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 50,000 रुपये का होता है। तो आप सोचकर स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं।
पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नतीजों का सीज़न ख़त्म होने जा रहा है, पर उससे पहले कुछ एक निफ्टी कंपनीज पे फोकस करेंगे और आज बात करेंगे हिंडाल्को की, जहां पे कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के जो नतीजे पेश किए वहां पे आय जो है वो सपाट आती हुई दिखी, सपाट ग्रोथ थी, लेकिन मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला। पर आगे के लिए क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक है इंडियन मार्केट्स में और साथ ही ग्लोबली किस तरीके का सेटअप है, ये सबको विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हिंडाल्को के एमडी मिस्टर सतीश pai जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे आपकी आय ग्रोथ पे ही कुछ और डिटेल्स जानना चाहेंगे। आपने जिस तरीके की गाइडेंस दी थी या स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उसके मुताबिक क्या आपकी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, और साथ ही ग्लोबली मेटल प्राइसेस में एक शार्प करेक्शन हम देख रहे हैं, कॉपर जो है वो बेयर मार्केट में लुढ़कता हुआ दिखा है। ऐसे में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले टाइम में 6 से 8% की आपकी जो टॉप लाइन ग्रोथ गाइडेंस है उसको कंपनी सराहेगी और उतना वो अचीव कर लेगी? तो हिंडाल्को में हमारा फोकस एबिडा और बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पर हमारा फोकस है। तो एक कमोडिटी कंपनी में जो टॉप लाइन है वो जब एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं तो टॉप लाइन में काफी वेरिएशन आ सकता है, बट हमारा जो कंपनी का फोकस है वो एबिडा पर है। अगर आप देखें इस क्वार्टर में कंसोलिडेटेड एबिडा 7,992 करोड़ था, विच वाज अप 31% ईयर ऑन ईयर। सो हम लोग वो एबिडा और प्रॉफिट और मार्जिन्स के ऊपर फोकस करते रहेंगे। सतीश जी नमस्कार। सर आपसे ना हम कॉपर बिजनेस के बारे में बातचीत जरा करेंगे, क्योंकि जो आंकड़े आए वो बड़े शानदार आए। एबिडा जो आया है वो आया 805 करोड़ रुपए का, और आपने जो क्वार्टरली पहले जो गाइडेंस दिया था वो 600 करोड़ रुपए का दिया था, तो उससे अगर तुलना करेंगे तो गाइडेंस से तो बहुत बेहतर है। तो आप ये बताइए सर कि क्या आप गाइडेंस को अब रिवाइज करेंगे आगे के लिए? इस क्वार्टर में अगर आप देखें कि कॉपर का सेल्स, कॉपर के मार्केट में डिमांड काफी स्ट्रांग था, हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इस क्वार्टर में एबिडा काफी हाई था। कॉपर में हम लोग ऑफसेट हेजिंग करते हैं, जिसके मुताबिक ये डेरिवेटिव अकाउंटिंग का कुछ नॉइज भी आता है ऊपर नीचे। तो ऑनगोइंग बेसिस में हमारे पर क्वार्टर हम लोग गाइडेंस वही 600 करोड़ पे ही रहना चाहते हैं। मिस्टर pai एक चीज और बताइए, आपके कैपेक्स गाइडेंस क्या है और एक्सपेंशन के प्लान्स क्या है कंपनी के? तो पहले बात यह है कि बे मिनट का जो प्रोजेक्ट है हमारा कैपेक्स गाइडेंस 4 बिलियन में नो चेंज, स्टार्टअप भी सितंबर 26 के आसपास नो चेंज। तो अगर आप नोवेलिस का गाइडेंस देखें, उन्होंने रेंज दिया था 1.3 बिलियन टू 1.5, अभी वो बोल रहे हैं कि इट विल बी एट द लोअर रेंज, सो 1.3 बिलियन। अगर इंडिया में हम लोग ने जो गाइडेंस दिया था 5,500 टू 6,000 करोड़ का जो कैपेक्स गाइडेंस था, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो गाइडेंस बरकरार है कंपनी की और ग्रोथ आउटलुक पे भी हमने बात की। पर इसी के साथ सतीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके की ग्रोथ फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे फोकस है और साथ ही आगे क्या उम्मीदें रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। और चलिए इस बीच एक बार मार्केट्स पे नजर डालें, क्योंकि निफ्टी जो है वो अब फिर से हरे निशान में लौटता हुआ दिखा है। 25 अंकों की यहाँ पे तेजी है और निफ्टी बैंक जो कि यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर कड़ी जरूर थी, वो भी अब रिकवर करता हुआ 25 अंकों की वहाँ पे भी तेजी है। तो पॉइंट्स के लिहाज से देखें तो दोनों ही इंडेक्स में सेम तरीके के पॉइंट्स अप मूव दिख रहा है। पर आज जो दिन है वो जेन्युइनली IT काउंटर्स का ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 की जो अब टॉप लीडर की पोजीशन है उसको हासिल करता हुआ दिख रहा है TCS। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, कल थार का लॉन्च है और उसको लेकर भी स्टॉक भी थोड़ा सा एक्साइटेड दिख रहा है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो है ही। और हिंडाल्को भी वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। कुछ मिनटों पहले ही हमने मैनेजमेंट से भी बात की, ग्रोथ गाइडेंस जो है वो बरकरार है कंपनी की, जितनी भी उन्होंने गाइडेंस दी है। पर गिरने वाले शेयर्स में हीरो मोटोकॉर्प 4.5% जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आया है। हम बता ही रहे थे कि नतीजे उम्मीद से कम हैं और इसको आपको पूरी पिक्चर में देखना पड़ेगा, क्योंकि बजाज ऑटो के नंबर्स जो हैं वो उम्मीद से बेहतर थे,
टीवीएस मोटर्स के नंबर्स उम्मीद से बेहतर थे। अगर बाकी अन्य टू व्हीलर कंपनीज अपने मार्जिन्स में अच्छा एक्सपेंशन दिखा रही हैं तो हीरो मोटोकॉर्प को क्या कुछ दिक्कत है, इसमें कंसर्न ज़रूर है। 4% की गिरावट ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा रहा है। पर दूसरा स्टॉक है डिवीज़ लैब, और रजत जी एक बार आपसे इस पर राय चाहिए। वो क्यों, इसलिए ओके शायद उनसे संपर्क टूट चुका है। सोनी है हमारे साथ। सोनी, आपसे डिवीज़ लैब पे राय चाहिए, क्योंकि नोवार्टिस की एक जेनरिक उनका एक कोर्ट केस चल रहा था जेनरिक दवा के लिए, और अब उस जेनरिक दवा को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब ये है कि नोवार्टिस की सेल्स पे इम्पैक्ट होगा। डिवीज़ लैब नोवार्टिस को ये प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करता है। नेगेटिव खबर है, 3% का कट है। सोनी और कितना कमज़ोर हो सकता है? 700 का सपोर्ट होल्ड कर रहा है डिवीज़ लैब, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो अगेन टुवर्ड्स 4600 नजर आ सकता है। करंट लेवल से बाय मत कीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह रही है यहाँ पे। बाय नहीं करना है, पर क्या सोनी और कमजोर हो सकता है डिवीज़ लैब? यहाँ पे शॉर्ट के मौके नहीं ढूंढे? देखिए, शॉर्ट अगर 4700 के सपोर्ट को ब्रेक करता है फ्यूचर्स में तो ही शॉर्ट के मौके मिलेंगे टुवर्ड्स 4600। इसलिए यहाँ पे अभी वो एग्जैक्ट 4710 के लो को टेस्ट करते हुए अभी 4725 के आया है। सो थोड़ा सा रिकवर कर रहा है वो, उसने वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही उसके नीचे आपको फ्रेश शॉर्ट्स के मौके मिलेंगे। फिलहाल सपोर्ट्स नहीं ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक करता है तो उसके बाद मौके मिल सकते हैं। यहाँ पे इस काउंटर पे नज़र रखिए पर हिंडाल्को, क्योंकि वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। आज मेटल्स में थोड़ा रीबाउंड है। एक बार ध्वनि आपसे नाल्को पे समझना चाहेंगे, कैसा दिख रहा है ये चार्ट्स पे, क्योंकि यहाँ पे भी 1% की तेज़ी है, बट क्या इस मूव में पार्टिसिपेट करना है? ध्वनि शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे सृष्टि जिस हिसाब से जो बाउंस पे कन्विक्शन आनी चाहिए वो मिसिंग सी दिख रही है। डेफिनेटली स्टॉक अपना जो है वो एक सपोर्ट लेवल का टेस्ट कर रहा है, जहाँ पे 169 से 170 का एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, वहां से एक बाउंस मिला है। बट ओवरऑल इंट्राडे चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं तो कोई भी एक बुलिश साइड का सेटअप जो है वो कंफर्मेशन में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें। फिलहाल जो है नाल्को को अवॉइड करना है, वेट एंड वॉच की सलाह है इसमें। कुछ एक और स्टॉक्स में मनापुरम और मुथूट दोनों ही कमज़ोर होते हुए दिखे, और फिर से एक बार मनापुरम अपने 200 के जो लेवल्स हैं उसको रीटेस्ट कर रहा है। आयुष भी है हमारे साथ। अब आयुष, तो चलिए आपसे ही समझते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं मनापुरम फाइनेंस को। क्या 200 के स्तर फिर से तोड़ के नीचे निकलेगा या इन लेवल्स पे थोड़ा रुकना चाहिए? कल के सेशन में हमने एक मनापुरम में हाई से प्रॉफिट बुकिंग देखी है, और आज एक 50 डे मूविंग एवरेज जो कि आपने कहा 200 का स्तर है, वही 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का है। मुझे यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है कि थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करता है कि अगर थोड़ी भी देर 200 के नीचे निकल के ट्रेड करता है तो स्टॉक में नीचे में 192 तक का पॉइंट ओपन हो जाता है। लेकिन 200 का पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा, जो मनापुरम ने काफी टाइम से टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। ठीक है, मनापुरम फाइनेंस पर ये व्यू। हीरो मोटोकॉर्प में देखने की कमजोरी बढ़ रही है, और अब ये शेयर हो गया है करीब करीब 4% नीचे। नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर आए थे, और ये निफ्टी का टॉप लूजर है हीरो मोटो का शेयर। 5000 रुपये के आसपास का भाव है। सोनी, अगर इसको हम जून के हाई से देखें, जो इसका रिकॉर्ड हाई भी था, वहां से शेयर करीब करीब 15% नीचे आ गया है। सपोर्ट लेवल के आसपास है या फिर अभी ये और फिसलेगा? और जो एंट्री करने की सोच रहे हैं, क्या उनके लिए सही पॉइंट है या वेट कर लें थोड़ा सा? अभिषेक जी, मॉर्निंग में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वो 5140 के लेवल को मैंने हाईलाइट किया था कि सपोर्ट है, और उसको ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट जाने के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सो 5140 से हम देख सकते हैं 5020 के लेवल को आज टेस्ट किया है। आई थिंक यहाँ पे अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिला है, ऑलमोस्ट 2% का यहाँ पे मुनाफा हो रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। 5000 का एक सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है, होल्ड कर सकता है, प्लस माइनस 20 पॉइंट्स हम ले सकते हैं। बट शॉर्ट का जो एक रिकमेंडेशन था उसमें प्रॉफिट बुक कर देना अभी वाइस रहेगा थोड़ा। ठीक है, शॉर्ट अगर आपने किया है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आप कर लीजिए, उसमें आपको सलाह दी जा रही है। शॉर्ट अगर किया है आपको प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कीजिए इसमें से। पीवी फिनटेक, जरा आप ये चेक कीजिए ध्वनि, लगातार तेजी हम देख रहे हैं पीवी फिनटेक के शेयर में। कितना ऊपर अभी जाएगा ये? 1500 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार तो कर रहा है ये।
जी डेफिनेटली अभिषेक जी, यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। इसके अंदर मोमेंटम भी है वो काफी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हम ऑल टाइम हाईज की तरफ ही चेस कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में ज्यादातर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी होती है, वो काम आती है। इसको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। सिर्फ यही रहेगा कि आप स्टॉप लॉस जो है इसको ट्रेल कर लीजिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे है वो 1500 की लेवल तक आ रहा है। ठीक है, 1500 लेवल तक का स्टॉप लॉस होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा नीचे का है, लेकिन आज एक ही झटके में देखिए 110 रुपये प्लस कर दिए पीवी फिनटेक ने, तो आपके लिए सलाह है। सोनी जी, आप जरा चेक कीजिए ऑयल इंडिया, आज इसमें हम तेजी देख रहे हैं और कल आई थिंक हमारे साथ राजेश पालविया जी थे, उन्होंने इसको बीटीएसटी करने की सलाह दी थी और मोमेंटम लगातार इसमें बना हुआ है। आप बताइए क्या करें इसको, ऑयल इंडिया को होल्ड करें इसको अभी? थोड़ा सा अगर कल से कोई लेके रखे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक कर देना यहाँ पे वाइज है। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए इसको 687 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दीजिए। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मुझे लगता है 725 को एक बार टेस्ट कर सकता है। पीसीबीएल आप चेक कीजिए सोनी, पीसीबीएल हम देख रहे हैं कि 400 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया शेयर ने, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से चलने की कोशिश, आज 4% की तेजी है। तो जिनके पास पुराना थोड़ा सा लॉन्ग है वो प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं या फिर वो होल्ड करें इसको, अभी और स्टीम बचा इसमें। पीसीबीएल में हम देखेंगे तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सो थोड़ा सा हम देखेंगे तो 380 पे सपोर्ट है, उसको होल्ड कर सकते हैं। 410 को एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, मार्केट एक बार के लिए इस 10-15 मिनट के अंदर एक बार हरे निशान में भी आ चुका था, लेकिन ये वापस से खिसका है करीब 22 पॉइंट नीचे और करीब 90 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी के अंदर, जिसे कहते हैं ना कशमकश अब जोरों पर चल रही है। इंडिया विक्स 2% नीचे है। एथिकली मार्केट को थोड़ा प्ले होना चाहिए था, बट लीडरशिप की एब्सेंस है मार्केट के अंदर। रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर इस समय बाज़ार को ड्रैग कर रहा है नीचे की तरफ वापस से, और ये बड़े ही क्रिटिकल लेवल पे दोनों शेयर्स खड़े हुए हैं, एचडीएफसी और रिलायंस अपने सपोर्ट पे हैं। ये अच्छी बात है कि सपोर्ट नहीं तोड़ रहे, लेकिन ये बुरी बात है कि सपोर्ट लेके पुल बैक नहीं दिखा रहे। जो एक बेस होता है ना कि आप बेस को टेस्ट करते हो, बॉटम टेस्टिंग होती है,